हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। पता नहीं अलग सर कैसे बोल लेते हैं प्यारे बच्चों इतना सुर में, मेरे से तो बोलते ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करें भैया। तो भी जो भी तुम्हारा दोस्त यार है, मित्र यार है, गर्लफ्रेंड है, मम्मी पापा है, जो भी 10वीं 12वीं की एग्जाम की तैयारी कर रहा, सबको फोन लगा के बुला लो, क्योंकि अपन वन शॉट में सारी चीजें निपटा देंगे फटाफट फुर्ती से। तो पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, यहाँ केंद्रित करना है। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको 1 मिनट का समय देना चाहता हूँ, ताकि पानी की बोतल आप लेके आ जाओ। किसी को बहुत जोर से टॉयलेट आ रही हो तो बेटा चले जाओ, शांति से बैठना, जरा कमर सीधी करके। ठीक है, जब तक मैं भी जरा अपनी खुराक ले लेता हूँ बेटा। कोई ये मत समझना गलती से कि मैं जर्दा खा रही हूँ, जर्दा नहीं खा रहा हूँ मैं, शक्कर खा रहा हूँ थोड़ी सी। शक्कर क्यों खा रहा हूँ, ये बायो वाली, साइंस वाले, केमिस्ट्री वाले सर मैडम से पूछना कि सर सीनू भैया ने वहाँ पे शक्कर क्यों खाई थी, पूछना, बताएंगे वो आपको। चलो करे स्टार्ट, आ जाओ फटाफट फुर्ती से। देखो बेटा, ऐसा है, ग्लूकोज का लेवल बराबर होना जरूरी है, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, साइंस वाले बच्चे हो तुम, समझ जाओगे। ठीक है, तो फटाफट फुर्ती से अपन क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आ जाओ फटाफट। देखो मेरी बात सुनो इधर, अपन पूरा काव्य बोध निपटाएंगे आज के इसमें। ठीक है, काव्य बोध निपटा देंगे भैया, क्या हो जाएगा उससे बहुत हो जाएगा बेटा, अच्छे नंबर आएंगे अपने। तो देखो इधर काव्य के भेद, ये सारी चीजें निपटाएंगे। आवाज नहीं आए तो कह देना भैया आवाज नहीं आ रही, नहीं पता चले रामायण खत्म, राम सीता कौन थे, भाई बहन थे। अरे मेरे भैया सुन लेना। ठीक है, तो काव्य के भेद पढ़ेंगे। तुम्हारे सिलेबस में दुनिया भर की चीजें दे रखी, तुम पढ़ो नहीं पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस में टू द पॉइंट चीज है वो पढ़ना है। कौन सी? काव्य भेद। काव्य भेद में किसके? प्रबंध और मुक्तक काव्य के भेद, ये पढ़ना है। ये पूरा सिलेबस इंडेक्स दे रखा है। यहाँ टाइम पास करेंगे कि ये पढ़ाएंगे उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट अंदर चलो। मोटा मोटा बताता हूँ, काव्य के भेद पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, शब्द गुण पढ़ेंगे। शब्द शक्ति भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, शब्द शक्ति शब्द गुण सेम नहीं है, सेम अलग अलग है। सेम होते तो फिर बात ही क्या थी। ठीक है, तो अपन यहाँ शब्द गुण पढ़ेंगे और बिंब विधान पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, बिंब विधान क्या है भैया? बिंब विधान है बहुत अच्छी चीज, आओ बताता हूँ यहाँ पे। इधर आओ फटाफट फुर्ती से। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? गुड्डा गुड्डी बना दी जदी। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो यार, जरा समझा करो बात को। ठीक है, तो अपन अब क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ये देखो इधर अपन क्या पढ़ रहे हैं, काव्य के भेद। क्या पढ़ रहे हैं? काव्य के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ काव्य के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखो बेटा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, एक स्लाइड आगे पीछे हो चुकी है, ये वाली स्लाइड इधर आनी थी, लेकिन काव्य के अपने इसमें भेद दे रखे हैं। तो पहली स्लाइड ये देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, काव्य। तो आचार्य विश्वनाथ शुक्ल के अनुसार, ये भाई साहब कौन थे? ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे हिंदी के। ठीक है, तो इनके अनुसार, अगर मान लो कल को तुम भी पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारे अनुसार भी ऐसी परिभाषा बन जाएगी, और नहीं बनेगी तो फिर पापा एक भैंस दिलवा देंगे, बड़े जंगल में चराना, दूध निकालना, पीना, खुश रहना, और क्या। ठीक है, तो इनने क्या बोला भैया? इनने बोला रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये इनने बोला है। लेकिन आप चाहो तो ऐसा अगर नहीं याद रहे भैया, यार नहीं याद रहेगा, समझा करो, गरीब आदमी तो कोई नहीं दिक्कत बेटा, इतना टेंशन नहीं लेना। ये याद नहीं हो तो आप यहां से याद कर सकते हो, क्या? रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। भैया ये भी याद नहीं हो तो मर जाना डूब के, कोई मतलब नहीं ऐसे जीवन का। फिर कई मतलब माँ बाप का नाम डुबाने से। अगर हिंदी की लाइन भी याद नहीं हो रही है अपने को, तो ये याद नहीं हो तो ये तो कर ही लेना, और मैं तो कह रहा हूं ये भी याद करना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो भैया काव्य क्या चीज है ये बताओ तुम तो हमको। कहानी कविता सुनी है कभी? कहानी कविता, ये मान के चलो कि तुम्हारे सामने मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी लिखा है। यही क्या है? यही क्या है प्यारे बच्चों? यही काव्य है। ठीक है, तो कविता, कहानी, ये सभी काव्य होते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूं, नहीं तो कह दो अरे सर ऐसा कैसे हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, क्या कर लोगे? समझने के लिए थोड़ा तो ऊपर नीचे होना पड़ेगा ना यार बेटा यार। तो कौन भैया? पंडित जगन्नाथ के अनुसार। क्या जगन्नाथ के अनुसार? उनने भी एक परिभाषा दी है। ये परिभाषा भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, एग्जाम में आपको उनका नाम लेकर डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनना इधर, मेन तुम्हारे सिलेबस में अभी देखो, मैंने तुमको इंडेक्स बताया था ना प्यारे बच्चों, इसको इधर लान दो यार पहले तो मेरे को। ये देखो यहाँ पे तुमको मैंने अभी इंडेक्स बताया था ना, यहाँ पे क्या दे रखा? काव्य के भेद। तुम्हारे से कहीं भी बोला काव्य की परिभाषा पूछेंगे, ये पूछ लेंगे, वो पूछ लेंगे, बोला कहीं पे? नहीं बोला। क्या बोला उसने? काव्य के भेद पूछेंगे, प्रबंध और मुक्तक काव्य के भेद। तो अपन यही पढ़ो ना, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, खा मरू डूब मरू, तो बेटा फिर समस्या हो जाएगी, समझा करो बात को। ठीक है, तो अपने को फटाफट फुर्ती से क्या पढ़ना है? काव्य के भेद। अब मैं तुम्हारे सामने एक वो बनाता हूं, क्या बनाता हूं? थोड़ा सा एक सिस्टम बनाता हूं, देखो मेरे सामने। ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूं, इधर ये इधर उधर ध्यान मत दो बेटा, यहाँ पे देना पूरा ध्यान, इधर देख ले बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अपन ने लिखा काव्य। ठीक है सर, लिख दिया काव्य। काव्य के दो भेद होते हैं सर, कौन कौन से? एक होता है कौन सा? एक होता है श्रव्य। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। दृश्य। ठीक है, श्रव्य और दृश्य होते हैं। तो ये दृश्य जो है ना बेटा, इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि अपने इसको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। दृश्य मतलब आजकल जो पिक्चर देखते हो, पुष्पा पिक्चर देखी, ये सारे दृश्य में आते हैं। ठीक है, लेकिन श्रव्य में क्या होता है? श्रव्य में सारे आ जाते हैं, श्रव्य के अंदर और आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? ये आ जाता है प्रबंध, तो एक तरफ यहाँ पे लिख दो प्रबंध। ये क्या आ गया? ये आ गया मुक्तक, लिख दू यहाँ? हाँ भैया लिख दो, यहाँ लिख दिया मुक्तक। ठीक है, अब जो मुक्तक है, मुक्तक के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला आ गया पाठ्य मुक्तक, दूसरा आ गया गे मुक्तक। गे मुक्तक मतलब गाने वाला,
पढ़ाने में तो तुमको इतना पढ़ा दूंगा गर्दन ही हो जाएगी ज्ञान के मारे, पर इतना पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ये लो ज्यादा पढ़ने का शौक आ रहा है तो यहाँ पे इसके भी भेद होते हैं, गेय मुक्तक, प्रगीत मुक्तक, पर इतना तुम्हारे सिलेबस में पूछेगा ही नहीं, तो कहीं मतलब झक मारने से फिर इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा आँख खा के अंगारे मुतने की कोशिश मत करो बेटा, जितना पढ़े रहे उतना पढ़ लो, सिलेबस में इतना ही है, कोई मतलब नहीं ज्यादा लाई लाई करने से, स्पष्ट बात तो ये है। ठीक है, तो मुक्तक के दो भेद अगर पूछ ले कौन कौन से, तो एक ही है पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। दूसरा कौन है भैया, इधर देखो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, इसमें स्टार बनाते ही जाओ, तुम्हारा मन पड़े जितना 5000 का नोट लगा दो यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि महाकाव्य खंड काव्य हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, कौन सा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए, तो ये अंतर अपन यहाँ पढ़ेंगे, मत टेंशन लो। तो प्रबंध काव्य के अंदर ही क्या आता है, महाकाव्य खंड काव्य, और आख्यानिक गीतिका आती सही, ये क्या है, ये गर्लफ्रेंड की दोस्त है। अरे यार भैया सिलेबस में पढ़ेंगे, अभी 2 मिनट शांति से रहो, 1 मिनट जैकेट निकाल दो यार बेटा, बहुत गर्मी हो रही है, समझा करो बात को यार। हाँ अब लग रहा है जरा गांव वाली फीलिंग आ गई ना। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के अभी तक का मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट फुर्ती से कमेंट करके बता दो। ठीक है, ये हो गया। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे प्रबंध काव्य। क्यों पढ़ेंगे सर, मन मेरा, मैं तो पढ़ूंगा, तुमसे बने जो कर लो जाओ। ठीक है, तो मैं तो पढ़ूंगा भैया। तो भैया इधर देखो, अब ये आगे पीछे हो गई थी, अपन ने बता दी, लेकिन अब यहाँ पे बात करते भैया, जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भैया कि आपके काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से, प्रबंध मुक्तक। ठीक है, प्रबंध और मुक्तक नहीं, श्रव्य और दृश्य, ये 2 होते हैं। अगर मान लो पूछ ले प्रबंध और मुक्तक किसके अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंदर आते हैं, श्रव्य के अंदर आते हैं। अभी हाल थोड़ी देर पहले यहाँ क्या मुजरा कर दिया मैंने, क्या कर दिया, काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य और दृश्य। सुनने वाला देखने वाला, सुनने वाले के अंदर आता है प्रबंध और मुक्तक, आई बात समझ में। और मुक्तक के अंदर 2 और आते हैं, ये दोनों, और प्रबंध के अंदर ये तीनों आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। भेद ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखना। ठीक है, थ्योरिकल क्वेश्चन कौन से आएंगे मैं बता रही हूं, इधर देखो फटाफट फुर्ती से। अब एक चीज और याद रखना बेटा प्यारे बच्चे, कि शैली की दृष्टि से, शैली बोले तो सर ये शैली क्या है, शैली लड़की का नाम नहीं, हर जगह बस पट्टेबाजी करने के दो इनको, और कोई काम नहीं। शैली का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शैली की दृष्टि से काव्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं, शैली मतलब लिखने की एक शैली होती है ना, ठीक है, उसी को शैली बोलते हैं। जितने भी लेखक है वो एक शैली का यूज करते थे, तो वही एक शैली होती है, लिखने का ढंग। यार सीधी बात तो ये, मुद्दे की बात ये है कि लिखने का ढंग शैली कहलाती है। ठीक है, तो शैली की दृष्टि से कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रबंध, मुक्तक और चंपू काव्य। ठीक है, ये तीनों होते हैं। अब देखो चंपू काव्य तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा भले कुछ भी हो जाए। तो पहला इधर देखो भैया, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य किस तरीके से आएगा और क्या आपको एग्जाम में करना है। प्रबंध काव्य वहां काव्य है या वहां रचना है, काव्य की वहां रचना जिसका या जिसकी कथा क्रमबद्ध या श्रृंखलाबद्ध, क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध, क्रमबद्ध मतलब लाइन से, श्रृंखलाबद्ध मतलब लाइन से, ठीक है, होती है। इसमें छंदों का संबंध पूर्वापर से होता है, मतलब छंदों का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है, एक दूसरे में मिले रहते हैं। मैं अभी जस्ट याद करूंगा, अभी याद तो करवा ही नहीं रहा मेरे भैया, अभी तो सिर्फ प्रमाण बांच रहे हो, मैं याद करवाने बैठूंगा, टेंशन मत लो। जाने से पहले अगर नहीं याद हो तो खड़ा इतना बड़ा आदमी तुम्हारे सामने। इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, प्रबंध काव्य के, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतिका। ठीक है, 3 भेद होता है, अभी याद करूंगा मैं, टेंशन लेना। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य की क्या परिभाषा, मुक्तक काव्य वहां काव्य रचना है, कौन सी काव्य रचना है, जिसकी कथा क्रमबद्ध या फिर श्रृंखलाबद्ध नहीं होती है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चे, समझ रहा कि नहीं समझ रहा बात को, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें छंदों का क्रमबद्ध पूर्वापर से नहीं होता है। ठीक है, छंदों का क्रमबद्ध होना जरूरी नहीं है इसमें, यहां तक समझ में आ गया। इसके 2 भेद होते हैं, कौन सा, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। और मैंने क्या बताया, गेय मुक्तक के भी 2 भेद हो जाएंगे, गेय के एक तो गीत, एक प्रगीत, 2 हो जाएंगे, लेकिन याद नहीं करना अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेलो, हाँ हेलो सभी प्यारे बच्चों को, कहां से देख रहा, कौन बच्चा कहां से वीडियो देख रहा है, फटाफट फुर्ती से ये बताओ मेरे को कमेंट करके कि आप लोग कहां से देख रहे हो। एमपी में से देख रहे हो ना, कहीं का अमेरिका से तो नहीं देख रहा, तो एमपी में कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताओ। अब भी कि अब भी नगद, बिल्कुल उधारी का कोई काम नहीं है। ठीक है, चंपू काव्य क्या होता है प्यारे बच्चों, तो गद्य और पद्य, गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। ये इतनी सी परिभाषा याद रख लेना, अगर एग्जाम में आ जाए भूले भटके तो लिख देना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आएगी अपनी बारी, अपनी बारी बोले तो मेरी बारी, क्यों, क्योंकि अब आया समझाने वाला कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा है प्यारे बच्चों 12वीं का, ये हर साल तुम्हारा एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, और आता है और आया है, तो मुंह नहीं फाड़ना, इधर देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यूं है भैया कि महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या है। तो देखो मैं अब तुमको याद करवा रहा हूं, अब तुम तुम्हारा दिमाग चलाना बंद कर दो 2 मिनट के लिए, मेरी सुन लो, बड़ा भाई होने के नाते मैं बोल रहा हूं, कुछ तो ऐसा थोड़ी कुछ तो भी कह दूंगा तुमको मैं। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है। कहां से हो तुम, बहुत अच्छा काम करा तुमने, जबलपुर ने कहां से, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब इधर आ जाओ जरा 2 मिनट के लिए, महाकाव्य और खंड काव्य। कितने लोग 12वीं की एग्जाम देंगे इस बार जो वीडियो देख रहे हैं, और कितने लोग ऐसे जो टाइम पास करना, हाँ बढ़िया मजा आ रहा, हमारा गर्लफ्रेंड भी है इसलिए हम भी आ गए।
तो कितने लोग ऐसे वो भी बता दो हमको। ठीक है, तो भैया महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर सुन ला बेटा, हर साल आता है ये क्वेश्चन, हर साल इस टॉपिक का। तो भैया महाकाव्य क्या है? अब जस्ट इमेजिन, मैं अब तुमको स्टोरी सुनाऊंगा, ये पढ़े लिखे गई भाड़ में। अब सुनो, एक होती है रामायण महाभारत, महाभारत का एग्जाम्पल लो जिसमें कृष्ण जी रहते हैं। एक है महाभारत, ये है महाभारत। ये क्या है? ये क्या है प्यारे बच्चों? ये महाभारत का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। तो इनका एक एक से पढ़ते जाते और बताते जाओ। इसमें 8 सर्ग उससे अधिक होते हैं। अब सर ये सर्ग क्या है? सर को माथो है कहिए। अरे सर्ग मतलब होता है अध्याय। तो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो गांव के हैं, जो महाभारत रामायण देखी होगी, सुनी होगी। तो रामायण या महाभारत, तो बात करें हम महाभारत की, महाभारत में कितने सर्ग है, कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। तो 8 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। इसीलिए क्या है? महाकाव्य है। कौन? महाभारत। लेकिन महाभारत के अंदर एक छोटी सी घटना आपने सुनी होगी, अभिमन्यु। सूझ पड़ रही कि नहीं पड़ रही? मैं क्या बता रहा हूं कि लूला पाटे में चल रहे हैं? हाँ सर चल रही है। थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए हैं। अभी तो मैंने स्पीड बढ़ाई नहीं, अभी तो इंजन ही गर्म हो रही है मेरे भैया। इसे क्या कर रहे हो? अभी तो मैं फ्लो में आई नहीं हूं। थोड़ा ऐसा नहीं चल पाएगा यार बेटा, थोड़ी मेहनत करो यार, थोड़ा सा मतलब डेडिकेशन के साथ पढ़ो। सुनो मेरी बात, तुमने महाभारत तो सुन लिया। महाभारत क्या है आपसे पूछ ले तो महाकाव्य है, लेकिन उसी का एक खंड निकलता है। क्या निकलता है कि भैया उसकी एक छोटी सी घटना क्या हो जाती है? खंड काव्य। जैसे अब तुम्हारे जीवन से रिलेट करके बताता हूं। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा जन्म, मान लो तुमने जीवन में राष्ट्रपति बन गए देश के, कभी जीवन में आप मान लो, ठीक है, तो आपके ऊपर किताब लिखेंगे कि ये बालक बहुत ही वो जुगनू जो उड़ता था उसके उजाले में पड़ता था, रोड के नीचे बैठ के पढ़ता था, दिन में 3 बार रोटी खाता था, जो भी तुम्हारी स्टोरी लिखेंगे। लेकिन उसके अलावा एक और स्टोरी अलग से लिख देंगे तुम्हारी। क्या लिख देंगे? अलग किताब लिख देंगे, लव स्टोरी। तो अब तुम्हारा जीवन की एक पूरा जीवन लिखा है और एक तरफ लिखा है क्या? तुम्हारी लव स्टोरी। ठीक है, तो वो लव स्टोरी क्या हो गई बेटा? खंड काव्य। ठीक है, और जो पूरा जीवन था वो क्या हो गया? महाकाव्य। तो महाभारत पूरा महाकाव्य था। और इसी के अंदर से एक चीज निकली थी, जयव्रत दत्त कौन था? आपने अभिमन्यु का नाम सुना? नहीं सुना भैया? अभिमन्यु वो जिसने चक्रव्यूह भेद दिया था लेकिन बाहर निकल नहीं पाया था। उसकी एक देखो बहुत प्यारी स्टोरी सुना रही हो बेटा, तुमको खाली पन्ने ही नहीं है, तुम्हारी किस्मत इतने खराब, थोड़े पुण्य करा करो, मंदिर जाया करो, तिलक लगाया करो, पन्नी दिन भर इधर उधर परेशान रहेंगे। तो देखो जयद्रथ में क्या हुआ था बेटा? ये था क्या? महाभारत का वो घेरा जिसमें कौन घुसा था? अभिमन्यु। ठीक है, तो यहां पे एक व्यक्ति था, कौन? जयद्रथवध। अब तुम सोचो कि जब अभिमन्यु महाभारत के घेरे में घुसा था, जब यहां पे उनको सब लोगों ने मार दिया था मिलके, लेकिन यहां पे 5 पांडव और खड़े थे। 5 पांडव, 5 की जगह कितने थे? 4 थे। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु जिनका पुत्र था, किसका? अर्जुन का। तो अर्जुन का ही और गए थे। तो यहाँ पे जो लोग थे ना, इनको घेरे के अंदर नहीं घुसने दिया। किसने? जयद्रथवध ने। क्यों? क्योंकि जयद्रथवध ने अंदर नहीं घुसने दिया, इसलिए अभिमन्यु मारा गया, नहीं तो 4 पांडव मिलकर बचा लेते। ठीक है, तो इसी पूरी घटना पे आधारित है क्या? जयद्रथवध। तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जयद्रथवध क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे। अब इधर देख लो, मुद्दे की बात सुन लो, कहानी सुनने के दो तो फट से हाँ सर मजे आएंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा? 8 सर्ग होते हैं। सर्ग का मतलब क्या होता है? सर्ग का मतलब होता है अध्याय। ठीक है, इसमें क्या 8 से कम अर्थात 1 सर्ग होता है या फिर 8 से कम होते हैं। तो जयद्रथवध बहुत फेमस है। उसमें कितने सर्ग हैं? उसमें 7 सर्ग हैं। कितने? 7 सर्ग। अगर पूछ ले तो पूछेगा कोई नहीं तुमसे, पर बता देना पूछ ले कभी तो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम इसकी। इसमें मानव के समस्त जीवन का कथा होती है, समस्त जीवन की। महाभारत में देखो आप सारे लोगों की समस्त जीवन की घटनाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या? इसमें मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। जयद्रथवध में एक पक्ष का चित्रण हुआ है। ठीक है, हाँ, कौन क्या कहना चाहिए? महाभारत को रावण में किसने मार? सुअर बना दूं मार के, भगवान कसम, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। महाभारत में रावण को किसने मारा? अब महाभारत में पहली बात तो ये बताओ मेरे को, महाभारत में रावण कहाँ से आया यार बेटा? यार क्यों? मेरे को समझ में नहीं आया, क्यों सस्ते नशे करते हो? मेरे को समझ में नहीं आते, उल्टी सुल्टी हरकत क्यों करते हो? मेरे अंदर के जानवर को क्यों जगाने की कोशिश करते रहते हो यार तुम? जब देखो जब महाभारत में रावण को किसने मारा? अरे किसने भी मारा, तुम यहाँ देख लो। महाभारत में रावण कहाँ से आएगा? पहली बात तो ये बताओ तुम मेरे को, रावण को किसने मारा? इधर देख लो फटाफट, फुर्ती से, जो तो नहीं। यहाँ विस्तृत होता है, कौन? महाकाव्य विस्तृत होता है, बड़ा होता है। यहाँ क्या? संक्षिप्त होता है। आई बात समझ में? यहाँ इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। जैसे महाभारत में कितने लोग दिखेंगे आपको? महाभारत में देखो कर्ण दिखेंगे, अर्जुन दिखेंगे, जिसके बाद में अपने श्री कृष्ण दिखेंगे, पितामह भीष्म दिखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे, कौरव दिख जाएंगे, ये सारे लोग। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। जयद्रथवध में 4 पांडव दिखेंगे, एक अभिमन्यु दिखेगा, एक जयद्रथवध दिखेगा, 5-6 लोग। ये तो पात्रों की संख्या, पात्र मतलब जो एक्टिंग करते हैं वहां पे, वो कम होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? ये गुड्डा बना दे, जरा देर लगी हंस दिए। अभी आंसर पूछता कि बेटा इसका उत्तर क्या है, तो ही सर हमको तो मालूम ही नहीं। मत मेरे इधर आओ। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। किसमें भैया? इसमें ये नरक जो यहाँ लिखा सासुक माथा, इसमें महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है।
छंद क्या होता है अभी पढ़ेंगे बेटा, रुक जा जरा। ठीक है, इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। क्यों, ऐसा क्यों? अब होता है तो होता है, एक ही छंद का प्रयोग होता है। मैं तो बता दूं पूरी रामायण वाँच के, मैं तो अलंकार पढ़ाने बैठूंगा, 60,000 तरीके का अलंकार है वो पढ़ा दूंगा, पर तेरे सिलेबस में कितने यार बेटा है, तो इसलिए अभी ये याद कर ले चुपचाप शांति से, ज्यादा लाई लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सर ठंड नहीं लगता है, बस मैं ये पढ़ा रहा हूँ, उन्हें ठंड ठंड नहीं लगता। अरे यार बेटा ठंड लगती रहेगी, होता रहेगा सब काम, तुम पढ़ ले यार भाई मेरे, यार मान जा यार। एक तो तुम छोटे भाई बहन हो, नहीं तो तुमको सूतने का मन तो इतना करता है कि कसम से घर आऊँ और घर आके कूटो, तुम्हारा पापा मम्मी के सामने कूटो तुमको, और वहीं बैठ के पढ़ो कि पढ़ो पढ़ो। कैसे नहीं पढ़ोगे सालों, पढ़ो। इसका उद्देश्य धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य महान होता है। किसका? इसका। कैसे सर? जैसे अभिमन्यु मरा, तो अभिमन्यु का नाम आपको याद है कि नहीं है? आज भी अभिमन्यु का नाम याद है? पांडव के जितने पुत्र थे उसमें से एक का नाम बता दो तुम तो कमेंट में। नहीं याद रहेंगे, एक आधा का होशियार होगा जिसको याद रहेंगे, नहीं याद है। लेकिन अभिमन्यु का नाम क्यों याद है? क्योंकि अभिमन्यु महान बन गया भैया। क्यों बन गया? उसने चक्रव्यूह भेद दिया था, तो ये महानता से जुड़े होते हैं। बाकी इसमें क्या होता है? अर्थ काम मोक्ष सारी चीज होती है। तो देखो आप अपनी गीता जी को उठा के, गीता जी कब आई थी? महाभारत के टाइम पे तो आई थी। तो मोक्ष की बात करते कि नहीं करते? कर्म काम की बात करते कि नहीं करते? अर्थ की बात करते कि नहीं करते? कृष्ण जी धर्म की बात करते कि नहीं करते? करते हैं। बस तो वही तो यहाँ कह रहा क्या मुजरा चल रहा है, क्या चल रहा है? आई समझ में? सर कब तक पढ़ाओगे? जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इधर आओ फटाफट फुर्ती से। बेटा क्लास समझ में आ भी रही कि मैं हर जगह कुछ तो भी कर रहा हूँ? यू आर टीचिंग इट ग्रेट सर। हाँ हाँ, थैंक यू। हिंदी क्लास में इंग्लिश बोल रहे हो तुमको है नहीं, मैं कूट दूंगा कई के दिन, भगवान कसम। हिंदी क्लास में हिंदी होना बेटा, हिंदी। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश भी बोल सकते हो। इसमें श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस में किसी एक की प्रधानता होती है। सुनना, वीर रस, शांत रस या फिर क्या अपना श्रृंगार रस, इनमें से एक की प्रधानता होती है। इसमें अनेक रस समग्र होते हैं। ठीक है, इसमें अनेक रस होते हैं, बहुत सारे रस आ जाते हैं। जैसे जयद्रथ वध जो है उसमें अभिमन्यु को जब मारा था, जब क्या हुआ था? अभिमन्यु के अंदर कौन सा रस था? वीर रस, सबको मार दूंगा, अंदर घुस जाऊंगा। लेकिन जो बाहर उनके जो चाचा काका खड़े थे, बाकी 5-4 पांडव खड़े थे, उनके मन में क्या था? डर का रस था। अरे यार ये हमारा छोरा मर जाएगा, भीतर जाएगा तो। ठीक है, जो जयद्रथ वध था जिसने पांडवों को अंदर जाने से रोका, उसके अंदर कौन सा रस था? तो सबके अंदर अलग अलग रस होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें श्रृंगार, वीर और या शांत रस रहेगा। जैसे महाभारत के युद्ध में आप देखो, हर व्यक्ति के अंदर कैसा रस था? वीर रस, मार डालेंगे, काट डालेंगे, फेंक देंगे, अब तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो बेटा ये जरा इमोशन से पे जाओ, तुम समझा करो। अब तुम्हारे सामने जो चीज लिखी है ना प्यारे बच्चे, मेरी बात सुन ले तो मुंह नहीं फाड़ना। ये और ये और ये और ये, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समाज है? फटाफट कमेंट करके बताओ। समाज पढ़ा चुका हूं मैं 10वीं वालों को, ठीक है? तुमने अगर पढ़ाओ तो बताओ पंचवटी में कौन सा समाज है। ये क्वेश्चन तुम्हारे 10वीं के एग्जाम में भी आया था, 12वीं में भी आ सकता है। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की, ये याद कर लेना। ठीक है, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की, ये याद कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 खंड काव्यों के उदाहरण और उनके रचनाकाल लिखिए, तो ये लिखना पड़ेगा, हम मुंह नहीं फाड़ सकते। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। देखो तुम कितने पढ़े लिखो, यहाँ तो खूब लाई लाई कर रहे हो। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, पद्मावत मूवी देखी कि नहीं देखी? वही है बेटा, और क्या है? साकेत कौन? मैथिली शरण गुप्त। और कामायनी जयशंकर प्रसाद। अरे भैया इतनी याद नहीं होगी यार, मानो बात को। हाँ बेटा, अभी गर्लफ्रेंड का नंबर होता 10 अंक का तो फट से याद हो जाता, ये याद नहीं होगी तेरे को, है नहीं? हाँ, छोरी उनके नंबर याद करने के दो बस। तो बेटा ये है क्या? कामायनी जयशंकर प्रसाद। तो कमायनी में याद करा दे, मैं याद तो करा दूं पर अपने पास थोड़ा समय कम है बेटा, समझा करो। कमायनी, अपने घर वाले बोलते हैं कमायनी पैसे कमायनी, तो यहाँ कौन बोले? जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे कमायनी बेटा पैसे कौड़ी कमाओ, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो ये एक तो याद कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, एक रामचरितमानस तुलसीदास की, ये याद कर लेना। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी, ये याद कर लेना। बाकी ये एक बार पढ़ लेना, अगर याद नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर 3 तो याद कर दो इनमें से। और नहीं याद हो रहे तो मैं फिर कह रहा हूँ, जीवन का कोई अधिकार नहीं है, मर मत जाना। सही में मेरे पे कैसे हो जाएगा भगवान की कसम कि ये आदमी इसने हमारे छोटे छोरी को मारा, पर ये नहीं दिखेगा ये आदमी जो हमारे छोटे छोरी उनको पढ़ा रहा है, ये नहीं दिखेगा मेरे बच्चे, मालूम मेरे को। ठीक है, आख्यानक गीतिका क्या होती है भैया? देखो एक बार रिकॉल करते, इधर यहाँ देखो, इधर मुंह मत फाड़ना। काव्य 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? श्रव्य, ठीक है, और क्या आ गया? दृश्य आ गया। हाँ आ गया भैया। फिर क्या हो गया? फिर इसमें से 2 निकले, कौन से निकले? प्रबंध निकला। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत गंदी आएगी। अब क्या है, इतनी धीरे लिखूंगा तो फिर हो गया काम बेटा। प्रबंध, और क्या आता है? मुक्तक। ठीक है, मुक्तक में क्या आएगा? पाठ्य मुक्तक, गे मुक्तक। प्रबंध में आएगा क्या? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतिका। तो ये रही तीसरे नंबर की है, रही कि नहीं? हो गया रिवीजन? हाँ भैया हो गया।
वो नहीं बताया तुमने महाभारत के रचिता कौन है। अभी हाल ही चाहिए मेरे को नगद, उधारी कोई काम नहीं बेटा, उधार करना बंद कर दे अपनी दुकान पे बंद। फटाफट बताओ फुर्ती से, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब भी बताओ, अब भी नगद होना। मजे में सब लोगों के क्या हालचाल, हालचाल क्या है? व्यास, अरे बता दिया नहीं यार, क्या बात है। सृष्टि दुबे, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। लड़कों ने नाम डूबे, सृष्टि, हाँ सृष्टि सही है। लड़के हो तुमने नाम डूबा दिया, मतलब तुमसे ही उम्मीद नहीं थी तुमसे उम्मीद, तुम है नहीं, भगवान कसम मेरा मन नहीं करता तुमको कूटने का, पर तुम नाम डूबा ही देते हो आखिरकार। अब दूसरा पूछूं आपके, आप तो उसने बता ही दिया सामने वाली ने, जब जाके वेद व्यास करने से क्या होगा। आप पूछूंगा दूसरा, जब बताना पहले लड़कों का आंसर आना चाहिए, लड़े हो जाएगी, मैं बता रही हूँ भाई में। हाँ बेटा, आख्यानक गीतिका, आख्यानक का अर्थ क्या है भैया, ये लिखा है इतना बड़ा, कथा या कहानी। तो आख्यानक, आख्यानक मतलब क्या, कथा या कहानी। एग्जाम में पूछ ले तो बता देना, नहीं पूछे तो मत बताना, नहीं तो जबरदस्ती हमारे सामने तो की थी हम तो बताएंगे, फेल कर देगा वो, ठीक है। इसमें वीर रस, वीर साहस, प्रेम बलिदान संबंधी प्रेरक घटना प्रसंगों का कथा के रूप में वर्णन होता है। जैसे आप बुंदेलखंड का कोई व्यक्ति है यहाँ पे, बुंदेलखंड में वो आला उदल के गीत चलते हैं, उनकी वीर गाथाएं चलती है, ठीक है। गांव में, जैसे गांव में छल्ला मांगा तुमने कभी, गांव में गांव के लोग जितने बच्चे छल्ला मांगते हैं, छल्ला छल्ला छल करे रे टिकड़ी हनुमान, ऐसा करते ना, ये सब बेटा इसी के अंदर आते। पर उसमें कोई वीरता के गीत अगर गा दो आप, तो वो आख्यानक बन जाते हैं, जो सभी में प्रसिद्ध हो। अब छल्ला छल्ला तुम जानते हो, यहाँ के सिटी के लोग नहीं जानते, इनसे बोल दे छल्ला तो ये कहते अरे यार ये कैसी बातें करता, पागल वागल हो गया क्या, ऐसा। तो छल्ला अल्ले मत रहना बेटा, छल्ला बचपन में बहुत मांग लिया अपन, अब इधर जाओ, ठीक है। उदाहरण तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, तुम तो ये याद कर लो, एक हनुमान चालीसा। कितने बच्चे ऐसे जिनको हनुमान चालीसा याद है, बिहाल नगद होना कमेंट में, अब भी बताओ, ठीक है। तो हनुमान चालीसा तुलसीदास की रचना है। आख्यान गीतिका में एक उदाहरण याद कर लो, 2 याद हो जाए 2 कर लो, 3 याद हो जाए तो 3 कर लो। मैं तो को पूरी बुक याद कर लो, टेंशन खत्म, याद का हेडक, अच्छी जगह ब्याह हो जाएगा बेटा, पढ़ोगे तो है ना। मेरा टेंशन मत लेना, मेरा ब्याह हो गया भैया, 19 तारीख को, 19 जनवरी को अपनी शादी है, आ जाना सब। चूल्हे झाड़, चूल्हे झाड़ का मतलब समझते हो, सभी लोग घर के जितने भी सब आ जाना। हाँ इधर आओ। रस, तो बेटा प्यारे बच्चों अपना क्या हो चुका है, पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कितने मिनट के अंदर, वो मिनट अपने को नहीं मालूम, पर हो चुका है पहला टॉपिक। कौन सा, काव्य भेद कंप्लीट हो चुका है। काव्य भेद में क्या क्या पढ़ लिया। काव्य भेद 2 तरीके के होते हैं, कौन से काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 कौन कौन से होते हैं। अब बिहाल नगद कमेंट में होना, मेरे को नगद खड़े पे, अभी खड़े पे होना बिल्कुल, कमेंट में बताओ जल्दी। और लड़के बताना लड़कियों से पहले, और लड़की बता दे तो क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया बेटा, तुम तो आगे जाती हो, लड़की हो तो मतलब टैलेंटेड होती है, साले लड़के होनी जानवर होते हैं सबके साथ, पता नहीं क्यों। बुरा मत मानना, मैं कूट दूंगा भगवान की कसम, भाई होने के नाते बोलता हूँ जो बोलता हूँ, मेरी बात को अगर दिल पे ले ली ना, हाँ तो समझ जाना बेटा फिर भी। तो रस को, अब रस की बात चल रही है, रस अपना टॉपिक है, तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहते हैं। प्राण कौन बोलते हैं, तुम मेरा प्राण प्रिय हो, तुम तो मेरे प्राणों से भी प्रिय हो। तो प्राण मतलब क्या, आत्मा ही तो होती है, शरीर से आत्मा निकलेगी मतलब प्राणी तो निकलेंगे, तो प्राण या आत्मा दोनों में से एक है बेटा। रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहते हैं। किसी, बेटा एक चीज बताऊं तुमको मैं एक परिभाषा याद करूंगा। तुमने देखा ना, वीर रस, रोध रस, क्रोध रस, फलाना रस, ढिमकाना रस, 10 के 10 रस की परिभाषा एक परिभाषा से याद करवा दूंगा, एक ही परिभाषा से याद करवा दूंगा, एक से 10 परिभाषा याद नहीं करनी तुमको। कितना बड़ा मतलब सौभाग्य की बात है तुम्हारे लिए, एक परिभाषा से 10 की 10 परिभाषा याद हो जाएंगी तुमको। हाँ कैसे, इधर आओ, ये वाली पहले रस की भी तो पढ़ लें, फिर दूसरों की पढ़ लेंगे। नहीं भैया पहले वो पढ़ा दो, अरे यार ऐसा नहीं होता यार बेटा, यार समझा करो बात को, यार थोड़ी सुन लिया करो मेरी। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ते या सुनते समय पाठक या श्रोता, पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तुम सुन रहे हो, तो मैं पाठक हो गया तुम श्रोता हो गए कि नहीं हो गए, हाँ हो गए, ठीक है। तो पाठक और श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हिंदी साहित्य में रस कहते हैं। मतलब एक हिसाब से तो मेरी क्लास भी रस ही है बेटा यार, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ या हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को क्या आनंद मिल रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। उन्होंने कहा यार बेटा क्या पढ़ा है तुमको, और तुमको भी अच्छा लग रहा है, तो ये मेरी क्लास हो गई कि नहीं, रस हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। अरे झूठे से तारीफ तो कर दिया करो कम से कम ठीक है। तो बेटा ये है परिभाषा, तो इसको याद रखना। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ते या सुनते समय पाठक और श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हिंदी साहित्य में रस कहते हैं। और कहां कहते हैं, हिंदी साहित्य में। उर्दू में चले जाओ, फारसी में चले जाओ, अमेरिका में पढ़ने लग जाओ तो वहां नहीं कहते बेटा, यही कहते हैं। अब देखो मेरी बात, प्यारे बच्चों 1 मिनट का ना कहकर कह रहा कमेंट में कहीं गुड्डा गुड्डी बना दी, क्या कर दी सुनने वाला। हाँ थैंक यू सो मच सर इस बैच के लिए। हाँ बिल्कुल, आपको थैंक यू, आपको थैंक यू नहीं वेलकम, थैंक यू कहाँ, थैंक यू वेलकम, आपने थैंक यू बोला ना, वेलकम। हाँ चलो बढ़िया एड्रेस दे दो, नोट कहाँ मिलेंगे, मेरे ब्याह में पैसे थोड़ी ना उड़ूंगा बेटा, नोट मिलेंगे, नोट का काम नहीं है, रोटी खाना है बस, शांति से घर जाना है वापस, ठीक है। अब ये देखो बेटा मेरी बात सुनो, बी सीरियस,
सीरियस, 1 मिनट के लिए सीरियस हो जा, हुल्लड़पने मत करो। देखो एक परिभाषा याद करवा रहा हूँ, जितने भी 10 रस हैं सबकी परिभाषा याद हो जाएगी बेटा, सुन लो 2 मिनट के लिए, सीरियस हो जाओ नहीं तो कूट दूंगा मैं आके। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से पुष्ट होकर जब जब मान लो मैंने लिख दिया हास्य, यहां पे लिख दिया खालिस्तान में हास्य नामक स्थायी भाव जब परिपक्व हो जाए तो वहां हास्य रस कहलाता है। ठीक है, अब ये एक परिभाषा है। अब तुमको कौन से रस का उदाहरण चाहिए, अब सुनो, वीर रस का बनाते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से पुष्ट होकर जब जब उत्साह नामक स्थायी भाव जब परिपक्व हो जाता है तब तो वहां क्या होता है, वीर रस कहलाता है। अरे सर ऐसा कैसे, अभी तो तुमने हाथ से लिखा था, अब उत्साह लिख दिया, वहां से गलत हो गया। नहीं तो कूड़ दूंगा भगवान की कसम, इतनी ओंधी हरकत करेगा भाई तो मेरे। यहां उत्साह क्यों है, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव उत्साह है। ये स्थायी भाव सारे याद करूंगा, अभी मैं टेंशन लेना। वीर का उत्साह है, क्रोध का रौद्र है। अगर मान लो क्रोध का परिभाषा बनानी है तो यहाँ रौद्र लिखना पड़ेगा, यहाँ क्रोध लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा करके देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, रीवा से, हाँ बहुत बढ़िया। नोटा था, नोट नहीं, हाँ वो भाई। तो इधर देख लो बेटा, यार मेरे बच्चे यार सुन लो। रस का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में मिलता। सर ये नाट्य शास्त्र क्या था, किताब थी बेटा, जैसे तुम पढ़ते हो ना क्षितिज कृतिका, ये सारी किताब, ऐसी एक किताब थी। तो उनने सबसे पहले एक किताब लिखी थी, किसने, भरत मुनि भाई साहब ने। हाँ, और कौन सी, नाट्य शास्त्र। उसमें क्या मिलता है, रस का उल्लेख मिलता है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, अब इधर आगे आ जाओ। हाँ, इधर निगाहों को यहाँ केंद्रित करना। रस के 4 भेद या अंग होते हैं, सुनना मेरी बात। पूछ ले प्रकार तो भी यही, भेद भी यही, रस भी यही, अंग भी यही, सब यही। तो सर इसमें जो 11 होते हैं स्थायी भाव, वो क्या होते हैं, वो बेटा स्थायी भाव होते हैं, वो भेद नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन, सुनना मेरी बात, मैं पूछ रहा हूँ और आंसर देना। ठीक है, जो कौन पहले देगा मैं देखता हूं, यहाँ खड़े खड़े बिहाली। रस के कितने स्थायी भाव होते हैं, पहला आंसर दो। रस के कितने अंग होते हैं, देख के आंसर दो। ठीक है, फटाफट बताओ फुर्ती से, अभी के अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रस के 4 भेदीय अंग होते हैं। कितने, 4 भेदीय अंग होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब मैं तुमको रस, देखो अब तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड की इतनी सारी स्टोरी सुनाऊंगा, तुमको मजा आएगा। तुम भी कह दो सर आई लव यू सर, कह दोगे, मेरे को मालूम, क्योंकि मैं स्टोरी सुनाऊंगा। देखना जरा 2 मिनट शांति रखा, खा मरू डूब मरू सब एक साथ कर लेंगे क्या। ठीक है, ये कौन ऐसी करके गुड्डी पहुंचा रहा है कमेंट में, बेटा इसका मतलब क्या है, नहीं मतलब तो मालूम होना मेरे को, हंसने वाला गुड्डा समझ में, ये गुड्डी कहाँ की गुड्डी है, इसका क्या मतलब। तो स्थायी भाव मानव हृदय में, सुनना, 4 क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो स्थायी भाव मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव, मानव के हृदय में मतलब इंसान के हृदय में, हृदय मतलब यहाँ दिल में, स्थायी रूप से स्थायी रहने वाले स्थायी भाव, इनकी संख्या कितनी, 10 है। 10 है जो आपके मन में रहते हैं। मतलब ये 10 ऐसी चीजें जो हर इंसान के अंदर होगी। हर इंसान को रोना आएगा, हर इंसान को प्रेम होगा, हर इंसान को गुस्सा आएगा, हर इंसान डिप्रेशन में जाएगा। ऐसी 10 चीजें जो हर इंसान के अंदर रहेगी। तुम्हारे अंदर भी है, लड़की के अंदर भी है, तुम्हारे पापा मम्मी के अंदर भी, मेरे अंदर भी है। ठीक है, ये 10 चीजें। एक जानवर, कुत्ता, सूअर डिप्रेशन में शायद ना जाए, इंसान जाएगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर ये गुण है। ठीक है, अब तुम डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो, पढ़े बेकार चल रही, फिर भी डिप्रेशन में नहीं जा रहे, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से कौन सा जानवर है अपन। मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना यार बेटा यार। ठीक है, तो ये पहला स्थायी भाव हो गया। ठीक है, इनकी संख्या कितनी, 10। ये एग्जाम में पूछते हैं कितनी संख्या, 10 है। ठीक है, अनुभाव आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं, आश्रय बोले तो बताऊंगा, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 5 होती है। मतलब जैसे थोड़ी देर के लिए रस, अब मान लो मेरे को कोई नहीं, मेरी बेइज्जती कर लेता। मान लो मेरे को थोड़ी देर के लिए प्यार हो रहा है, प्यार मतलब नया नया प्यार होता है ना, यू नो, नया नया प्यार। तो मान लो मेरे को प्यार हो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे कहीं की लड़की मेरे को देख हंस देगी तो मैं क्या करूंगा, अगले दिन सूट वूट घड़ी वड़ी ये चकाचक आ गए। अब मेरा कोई भी दोस्त मेरे को देख के समझ जाएगा, उनने कहाँ जा रही है आज, क्या बात है। तो ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये आहार। उसने मेरा वेशभूषा देख के बता दिया कि ये आज तो कुछ तो गड़बड़ है बेटा, क्या हुआ है। ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होगा बहुत बार, तुम सच धचकेदार दोस्त समझ जाते हो उनने कि ये क्या बात है। तो ये बेटा यही तो है, ये आहार्य है। ठीक है, तो अनुभाव मतलब जो मुझे देखे कोई भी अनुभव कर ले कि यार ये व्यक्ति कैसा होगा अभी। ठीक है, ऐसा। जैसे कायिक मतलब क्या, मान लो मेरे सामने एकदम से सूअर आ गया, मेरे पे हमला करने लग गया, तो मैं क्या करूंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, घबरा जाऊंगा, उनने मार डाला राज। तो ये क्या है, कायिक का मतलब क्या होता है, बाय वाली मैडम से पूछना, कायिक सूअर जैसी काया है मेरी ऐसा बोलते थे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये वाले एक वीडियो में बोलते हैं सूअर जैसी काया है मेरी, मतलब मजबूत काया है। काया मतलब चमड़ी,
तो चमड़ी के ऊपर देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें कायिक में आती है। वाचिक, जो बोल रहा हूं मैं, अभी मैं बोल रहा हूं तो तुमको अच्छा लग रहा है, सर मीठा मीठा बोल रहा हूं, अभी मैं यहाँ खड़ा होकर ऐसा डांटने लग जाऊं तो तुम्हारा आंख में से आंसू ला दूं, ये टैलेंट भी अपने अंदर, पर ये टैलेंट बाहर नहीं लाते अपन, तो ये वाचिक हो जाएगा, मतलब बोलने वाला। मानसिक मतलब क्या होता है? मानसिक मतलब बहुत बार बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो भैया मन में कुछ और रखते हैं, मानसिक चीजें होती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये सारा मानसिक के अंदर आते हैं। सात्विक में क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग, जैसे तुम्हारा कहीं का दोस्त है, बैठा है छत पे यूं करके, सुअर सा मुंह बना के, बोल ही नहीं रहा, कुछ भी बोल नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा? वो सात्विक हो जाएगा, वो शांत बैठा। बहुत लोग बार मेडिटेशन करते हैं, सात्विक हो जाते हैं। तो ऐसे अनुभाव का मतलब क्या? ऐसी चीज जो आप किसी और को देख के अनुभव करो कि इसके मन में भी क्या चल रहा होगा, दैट इज साइकोलॉजी बेटा, माय बॉय, साइकोलॉजी। ठीक है बेटा, तो इधर समझ जाइए। तो ये 5 तरह का होता है। कितने तरह का? संख्या कितनी होती है इनकी? 5 होती है। कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आएगा, समझे? लेकिन फिर भी मेरा करते हुए बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा, तुमसे बन जो कर लो जाओ, मैं बताऊंगा, बात खत्म। ठीक है। संचारी भाव, संचारी भावों की संख्या एग्जाम में पूछ सकते कितनी? 33। इनकी कितनी? 10। इनकी कितनी? 5। और संचारी भावों की संख्या 33। अब मैं तुमसे पूछता हूं एग्जाम में, जैसे मान लो तुम्हारे पापा को, तुमने मान लो परीक्षा दी, पास हो गए, अच्छे नंबर ले आए, तुम्हारे पापा को हुआ गर्व, तुम्हारे ऊपर गर्व हुआ, उनने कहा मेरा छोरा ने अच्छे नंबर लेकर आया, अब ये नहीं मालूम कि टिप खिलाया, पर अच्छे नंबर लाया। ठीक है, तो उनको हुआ गर्व। गर्व क्या है? गर्व एक संचारी भाव है। संचार का अर्थ क्या? चलने वाला, जो चलता रहता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ये क्या है? संचारी भाव है। ठीक है, तो संचारी भाव हृदय में हमेशा नहीं रहते, आते हैं चले जाते हैं। तो आपके पापा को अगर गर्व हुआ, मान लो कि मेरा छोरा ने अच्छे नंबर लिखा है, कितनी देर के लिए होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटे, 10-15 मिनट, 20 मिनट, तो गर्व होगा। तो ये संचारी भाव है, आएगा चले जाएगा। पापा को क्या हुआ? आपके ऊपर थोड़ी देर के लिए मान लो गर्व हुआ, ये लिखा गर्व, गर्व हुआ तो थोड़ी देर के लिए होगा। ठीक है, लेकिन जो अपने अंदर होता है, जैसे किसी से नफरत हो गई, अटल रहती, ऐसी चीजें, तो ये क्या है? स्थायी भाव, मतलब जो हमेशा रहते हैं, कभी भी आ जाए हंसी, हर कभी आ जाए, अभी अभी तुम 20 बार मुंह फाड़ दी, सर मजे आ गए, पढ़ा रही हूँ वहां तो ध्यान नहीं, मजे आ गए, बस इसमें मजे आते तुमको। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? ये स्थायी नहीं होते, ये थोड़ी देर के लिए रहते, फिर आते, फिर चले जाते। तो ये संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बेटा? 33 होती है। याद रखना। विभाव क्या होता है? जो कारण मतलब व्यक्ति, पदार्थ, कोई भी हो सकता है, जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करता है, उन्हें विभाव कहते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मालूम तुम्हारे से किस्मत नहीं है यार बेटा, यार समझा करो, लेकिन फिर भी मान लो कि है अपनी गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो बैठी है, तुम बैठे हो, और शाम का एकदम सूरज ढलता हुआ मौसम है, रोमांटिक मौसम है, ऊपर से लाल पीले फूल बरस रहे हैं, एकदम हाँ म्यूजिक चल रहा, रोमांटिक से इमरान हाशमी का, तो क्या होगा? तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो एक अलग रोमांटिक माहौल बनता है। जब आपको कुछ कुछ करने का मन होगा, तो वो जो कुछ कुछ करने का मन होगा वही क्या कहलाएगा? विभाव। क्योंकि उस टाइम पे परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपको और ज्यादा, आप क्या हो गए? उस चीज की तरफ आकर्षित हो गए। तो परिस्थितियां, अब वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई परिस्थितियां, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, किसी भी चीज को बोल सकते हो आप। ठीक है, गाना भी हो सकता है, गाने को सुनते आपको प्यार हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आई समझ में। तो यहाँ पे जैसे मैं थोड़ी देर के लिए गाने लगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती, तो आपके अंदर से उत्साह आएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन क्यों सुनता आदमी? मोटिवेशनल गाना सुनते आदमी के अंदर यूं हरे क्या रे क्या क्या बोल रहा, ऐसा भाव आ जाता है। आई समझ में ये बेटा। तो ये याद रखना, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव, इतनी चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, इनको ध्यान रखना। संख्या एक बार रिपीट कर रहा हूं, इधर देख लो फटाफट फुर्ती से, 2x की स्पीड में चलेंगे, जरा कमर सीधी करके बैठना प्यारे बच्चों। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, अनुभाव की संख्या 5 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, और विभाव को परिस्थितियों के अनुसार होती है। विभाव मतलब जो उद्दीपन करता हो, अंदर से और एक्साइटमेंट कर देता हो अपने को। ठीक है, उसके बाद विभाव जो होते हैं, विभाव के 2 भेद होते हैं बेटा, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण। अभी क्या था? एक गाना चला रोमांटिक, साथ की गर्लफ्रेंड साथ में बैठी हो रही, इमरान हाशमी गाना चल गया, तो आपको कुछ कुछ करने का मन हुआ, तो ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये आलंबन है। ठीक है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को, उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, लेकिन उद्दीपन क्या हो जाएगा? स्थायी भाव को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम बैठे हो, ठीक है, और दोनों के साथ क्या हुआ? एक रोमांटिक गाना चला, तो क्या हुआ? आलंबन हुआ। मतलब परिस्थिति ऐसी बनी कि आप और थोड़ा चिपक के बैठ गए। लेकिन अब वहीं पे मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपके और अंदर से भाव जागृत हो जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? और अलग लेवल, अब तुम समझ जाओ, और अलग लेवल पे चले गए तो क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा। और थोड़ा सा भाव बढ़ा दी तो उद्दीपन हो जाएगा। अब तुमको बालक तो हो नहीं यार बेटा, यार समझ जाया करो बातों को। तुम कहो कि नहीं सर भैया ऐसा, तो भैया ऐसा नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल देना आता है। समझ में आया हो तो बोलो, नहीं आया हो तो यूं बोलो। ठीक है।
हाँ हाँ, क्या बात है। ये देखो ये देखो ये देखो, इतने होशियार लोग हैं। बोल रहे हैं कि पढ़ाई से ज्यादा मेरी गर्लफ्रेंड की एडवाइस है। एडवाइस जरूरी इसलिए लग रही है कि बेटा पढ़ाया उस तरीके से जा रहा है आपको। अब तुमको जीवन में हर चीज में पढ़ाई नजर आएगी। मेरे बात तुम्हारा, मेरे से पढ़ोगे ना तो गर्लफ्रेंड में भी तुम्हारी पढ़ाई नजर आ जाएगी। तुम गर्लफ्रेंड के साथ बैठो, तुमको फट से याद आ जाएगा यार यहाँ रोमांटिक माहौल बन रहा है, यहाँ पे उद्दीपन हो रही है, आलम्बन हो रही है, ऐसा बेटा। तो रियलिटी में उस चीज को उतारो। अब तुम्हारे सामने मैं अभी गाना गा दूं, कौन सा गाना गा दूं थोड़ी देर के लिए मान लो मैं, ठीक है, तेनू सूट सूट करता, कौन सा अलंकार, कौन सा रस, क्या क्या है, सब बता दोगे तुम। तो बेटा ये समझा करो, चीजों को जिया करो, ठीक है। अब देखो रस के प्रकार, उनके स्थायी भाव। रस के कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है, 10वां होता है, ठीक है। इन सब के स्थायी भाव याद करना बेटा। जैसे मैं बता दूं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या? रति। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है, प्रेम प्रेम, ठीक है। यहाँ पे होता है हास्य। हास्य का मतलब हंसना। करुण, करुण का मतलब शोक। कई का मर गया, आप शोक आ रहे, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड मर गई बेचारी। मर गई तो मर गई, दूसरी पटा लो उसमें, इधर आओ, ठीक है। रौद्र का मतलब क्या? क्रोध। रौद्र मतलब क्रोध, गुस्सा आता है। वीर का क्या है? उत्साह। आपको कभी ऐसा नहीं होगा डिप्रेशन में बैठे और ऐसा मन करे लड़ाई से तलवार से मार दूं कई के को, कभी नहीं होगा बेटा। जब हमेशा अंदर से ऐसे रहोगे, उन्होंने की कारे क्यों रे, किसने क्या कह दी, उत्साह रहोगे, एक्साइट में रहोगे, एक्साइटमेंट रहेगा तुमको, तभी तुम वीर में रहोगे, ठीक है। तभी डिप्रेशन में कभी लड़ाई नहीं करोगे, एक्साइटमेंट में करोगे। तो क्या? उत्साह, वीर रस। भयानक का भय रहेगा, डर लगेगा तुमको, ठीक है। और बात करते हैं अद्भुत। अद्भुत, ये दा किसने लिखा है यहाँ पे, हटाओ इसको, ये दा नहीं है। अद्भुत, तो अद्भुत में क्या जाएगा? विस्मय। विस्मय, आश्चर्य। आश्चर्य, अच्छा उसने मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, फिर एकदम तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। उत्साह बढ़ते ही तुम क्या हो जाएगा? चल मैं मार दूंगा उसको, अब तो मार डालूंगा भले कहीं भी हो जाए, ठीक है। विभत्स मतलब क्या? जुगुप्सा। जुगुप्सा बोले तो घृणा, ठीक है, घृणा। हाँ, तुम रोटी खा रहे हो, तुम्हारे थाली में आया चूहा मर गया थाली में, कहना कैसा, ये क्या है? विभत्स, घृणा। आई कि नहीं घृणा वाली फिर? हाँ। शांत रस, निर्वेद। निर्वेद शांति। उनने कहा कोई मतलब नहीं, हटा तुम सब जगह से। तो शांति मेडिटेशन से आती, तुम्हारे को आज तक नहीं मिली होगी। वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब क्या? वात्सल्य मतलब भी प्रेम होता है। प्रेम दो तरह का होता है। एक प्रेम होता है जो तुम अपनी मम्मी से करते हो, मम्मी भूख लग रही, मम्मी फिर कन्फर्टेबल देती, भाग यहाँ से, जानवर कहीं का, ठीक है। तो ये मम्मी से प्रेम होता है वात्सल्य, जो वात्सल्यता कहलाता है, ममता, ठीक है। एक होता है गर्लफ्रेंड से प्रेम, ठीक है, बाबू याद आ रही मेरे को, बाबू मर जाऊंगा मैं। तो ये बेटा ये क्या होता है? ये होता है ये वाला प्रेम। ये प्रेम अलग है, ये मम्मी वाला प्रेम अलग है। आई बात समझ? मम्मी से ममता, ममता वाला प्रेम होता है। गर्लफ्रेंड से पता नहीं कहाँ का होता हो, तुमको ही मालूम, अपना ने तो ऐसे लक्षण करे नहीं आज तक। हो गया? अब देखो मेरी बात सुनो, मुद्दे की बात सुनो। इधर जितने भी रस हैं, मैंने हर रस की परिभाषा तो एक परिभाषा से बनाना सिखा दिया आपको। इधर सुन लो, मुंह मत फाड़ो, कहना क्या गुड्डा ने गुड्डी ने, कहना क्या सर मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड की बातें कर रहा हूं, पर मम्मी। अच्छा, गर्लफ्रेंड की बातें कर रहा हूँ पर मम्मी के आने से ऐसा लग रहा है फोन म्यूट करूंगा। तो बेटा मैं तो पढ़ ही रही हूँ यार, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। मम्मी पापा क्या? मम्मी पापा के सामने देखो, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ोगे तो नंबर आएंगे ना, तो मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी बात सुनना, नंबर होना 100 में से 100, एक भी कम नहीं होना। 100 में से 100 नहीं आएंगे, 75 में से 75 आएंगे। पेपर अपना सॉरी 80 में से 80 आएंगे, 80 नंबर का पेपर, ठीक है। तो जितने आएंगे ना उतने नंबर पूरे पूरे फुल टॉप आने चाहिए। मम्मी पापा कहीं नहीं बोले, भले कहीं भी जाके आग मुँह तो तुम्हारा दिखे जो करो बेटा, ठीक है। तो रस, अब सुनो, सारे रस की मैं परिभाषा आपको बनाना सिखा चुका हूं। अब आपको सिर्फ क्या याद करना है? एग्जाम्पल याद करना है, ये वाला। जैसे वीर रस। अब देखो श्रृंगार रस में होता क्या बेटा? श्रृंगार जो रस है ना, श्रृंगार, श्रृंगार रस जो है ना आपका, मैं राइटिंग पे मत जाना। श्रृंगार रस में क्या होता है? दो भेद होते हैं। एक होता है क्या? वियोग। एक वियोग श्रृंगार होता है। देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के अंदर और आप आओगे यहाँ पे तो मैंने दे रखा है, एक संयोग श्रृंगार आ गया, एक वियोग श्रृंगार आ गया। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? सुनना, थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा सुनना, एग्जाम्पल तो कोई भी रटवा देगा। सहयोग और वियोग श्रृंगार क्या होता है? सहयोग श्रृंगार, आप गए किसी शहर में पढ़ने या गांव में, ठीक है। गांव में मान लो तुम कोचिंग में गए, कोचिंग में तुम भी चले गए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी चली गई। गर्लफ्रेंड मतलब जो एक लड़की गई जिसको तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया। अब तुम दो पास पास बैठे हो, तुम एक गाना गा रहे हो, तेरी झील सी आंखें, तुम उसके सामने बैठे हो और गाना गा रहे हो। इस गाने में कौन सा रस? कौन सा रस? तुम सामने बैठ के उसको देखते हुए गाना गा रहे हो, तेरी झील सी आंखें, तो कौन सा रस? सहयोग। सहयोग मतलब मिलना, तुम मिले हो। लेकिन उत्ते खेड़े में उसके पापा ने देख लिया, आए तुमको दो जूते दे, फाट फाट, भाग यहाँ से जानवर, तुम भाग गए घर, वो छोरी को लेकर पकड़ के। अब वो कहाँ है? उसके घर में, तुम कहाँ हो? तुम्हारे घर में। हाँ, अब तुम गाना गा रहे हो, याद सताए तेरी नींद चुराए, अब दिल न लगे दिलबर। अब क्या है? वियोग श्रृंगार है। सहयोग और वियोग में दोनों प्रेम करते हैं, बस कंडीशन ये कि सहयोग में पास रेखे प्रेम करते हैं, वियोग में दूर दूर प्रेम करते हैं। प्रेम दोनों में रहता है लेकिन दूर दूर रहता है, और यहाँ पास पास रहता है। समझे? ये है सहयोग वियोग श्रृंगार। आई कि नहीं आई समझ में? यूं कह दो एक बार फटाफट फुर्ती से। परिभाषा बता चुका हूं, याद रखना। एग्जाम्पल कह, अब एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि तेरी याद सताए नींद चुराए लिखे दो एग्जाम में,
समझाने के लिए बता रही हूँ, थोड़ा लाई लाई कम करा करो। ये एग्जाम्पल वहाँ ये लिखना है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल वहाँ लिख के आना है। एग्जाम्पल बहुत ईजी वाले मैंने डाले हैं, ये स्लाइड डीपीपी से एक बार निकालना है और इनको पढ़ना है व्यवस्थित। आई बात समझ में? ये वाले एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये है श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। कहत कहत नठत रिजत रिजी रिजी मिलत खिलत लजियात, ठीक है। मतलब यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी की बात चल रही है, भोरन के नेनन करे सब बात। मैं बता देता हूँ इसका मतलब। जहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी के बात चल रही है। राधा जी क्या कर रही है? खींच खींच के बात कर रही है, मतलब रिझा रही है। तो ये प्रेम की बातें हो रही है। कृष्ण जी और राधा जी की जहाँ बात आ जाए वहाँ प्रेम ही लिखना आप, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्पल है, इनको आप अच्छे से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना इत्मीनान से, तो समझ में जाएगा। मैं लेट हूँ 10 मिनट, बहुत अच्छा काम करा बेटा, शाबाश। आओ भारत रत्न देंगे आपको, ठीक है। श्रृंगार रस में सुखद व दुखद के प्रकार की अनुभूति होती है। इस आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ये दोनों भेद लिखे हुए हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो मेरी बात, संयोग का मतलब मैं समझा चुका हूं आपको, वियोग का मतलब समझा चुका हूं। जिसमें नायक नायिका मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नायक मतलब कौन, यहाँ पे आता है BF, यहाँ पे नायिका मतलब कौन आती है, GF के संयोग व मिलन का वर्णन होता है। संयोग श्रृंगार जहां पे विछड़ने, कहां पे वियोग की अवस्था का वर्णन, नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार होता है। ये याद रखना। ये नाम अगर नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, लेकिन याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। इसका एक उदाहरण ही है, ये याद रखना आप, ठीक है। जैसे आपने कहा बरसत लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, मतलब यहाँ पे राधा जी ने कृष्ण जी की मूर्ति लुका ली है, छुपा ली है, ठीक है। और जब पूछ रहे हैं कि भैया हमारी वो मुरली बांसुरी कहाँ है, तो कह रही मेरे पास नहीं, और धीरे से फिर ही कर दे रही। तो इसका मतलब आदमी क्या समझे, जब नहीं है तो हंसो मत यार तुम, पहली बात तो, और हंस रहे हो तो फिर मुरली दो। तो यही बात इसमें कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या, वियोग श्रृंगार में भैया हे खज मृग हे मधुकर श्रेणी। तो ये एग्जाम्पल जो है बेटा बहुत आसान से लिख रखे मैंने, एक एक एग्जाम्पल ये याद रख लो। एग्जाम में क्वेश्चन के साथ अब मैं बता रही हूँ, इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो फुर्ती से। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता प्यारे बच्चों, यूं कहते हैं आप लोगों से कि बेटा ये बताओ कि संयोग श्रृंगार का एक परिभाषा और उसका उदाहरण दो। तो परिभाषा लिखना, उदाहरण लिखना। आपसे बोल देगा संयोग के अलावा, बोल देगा हास्य रस की एक परिभाषा उदाहरण दो, तो आपको हास्य रस लिखना पड़ेगा और उसका एक उदाहरण लिखना पड़ेगा। इसका उदाहरण में याद करवा देता हूं। हास्य रस में क्या होगा, जब सुनना, विकृत वेशभूषा किसी की कपड़े देख के, विकरालाप चेष्टा वाणी देख दुख सुनकर मन में क्या हो, हंसी का हटे का रहा था, बच गया, मर जाता अभी, कौन पढ़ाता तुमको। तो बेटा जब भी हंसने का मन हो उसमें हास्य रस आ जाता है। किसी भी चीज को पढ़ के सुन के आपको हंसने का मन हुआ तो क्या हो जाता है, हास्य रस हो जाता है। जैसे मैं एक गाना गा दूं बताऊं तुमको, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। एक लड़की गा रही, बहुत जवान खूबसूरत लड़की गा रही है कि हाय मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो बुढ़ा मिल गया मतलब उसको बुढ़े से शादी हो गई, तो हंसी आएगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये गाना किसका हो जाएगा, हास्य रस का उदाहरण। वैसे यहाँ लिख सकते हो मैं महावीर हूं पापड़ को तोड़ सकता हूं। अब कई का आदमी तुम्हारा दोस्त आए सुमरसरी का, यूं के मैं महावीर हूं मैं पापड़ तोड़ सकता हूं, तो तुमको कि चला जाए जानवर, इतने कनपटे दूंगा नहीं तो साठ कर दूंगा की जगह। पापड़ तोड़ रहे और महावीर बोल रहे खुद को, तो मैं महावीर हूं। महावीर का मतलब क्या होता है बेटा, हनुमान जी होता है। खुद को हनुमान जी बता रहे पापड़ तोड़ने पे, अरे सामने वाले ने पर्वत उठा लाए थे यार, उनसे तुलना करोगे, तुम्हारी औकात नहीं इतनी बेटा, ऐसा बोलोगे ना तुम दोस्तों को। तो मैं महावीर हूं पर्वत तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मोड़ सकता हूं। बताओ, अब ऐसी गेलचोदी बात करेगा तो क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको वही करना पड़ेगा ना कि भैया तू क्या कर रहा है, यहाँ पे फेंक रिया है, तो हास्य रस हो जाएगा। आई समझ में? हाँ चलो ये एग्जांपल याद कर लेना। दूसरा क्या बेटा, दूसरा क्या जाएगा, करुण रस। करुण रस में क्या जाएगा, करुण रस में क्या होता है, करुण का स्थायी भाव होता है बेटा शोक। एक सेकंड रुक जाओ, किसको क्या चाहिए भैया, भैया आप जैसे टीचर में तो मैं लक की बात है, आप तो पढ़ाते हो वो सर, अरे इतनी स्पीड में जा रही है, 400 की स्पीड में सूं करके। जी बेटा वो बहुत स्पीड में जा रही है बेटा, सूझी नहीं पड़ रही क्या लिख रहे हो, पर हाँ जो भी मेरे को ऐसा समझ में आ गई, तारीफ लिख रहे हो। बस ये कहना चाह रहे हो कि जीएफ की बात मम्मी कूट देगी, जीएफ की बात मत करो, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो क्या बेटा? हाँ जो भी है बढ़िया यार बेटा, पढ़ लो यार। देखो मम्मी पापा कहीं नहीं करते, तुम कभी कभी इन फ्यूचर मान लो कभी गर्लफ्रेंड भी बना लोगे ना, घर वालों बता दो गर्लफ्रेंड बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हारे परसेंट वैसे होने चाहिए। अब तुम बोल दो पापा 100 में 100 आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में टॉप कर दिया मैंने, पर एक गर्लफ्रेंड थी मेरी 12th में, तो मम्मी के मारेगी तुमको, कूटेगी तुमको, कहीं नहीं कहेगी वो, हाँ बेटा बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। यूँ कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड सपोर्ट करती थी मेरे को पढ़ाने में, पढ़ाती थी दिन भर रात भर पढ़ाती थी बेचारी, सीधा मुद्दे की बात। ठीक है, तो करुण का मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, करुण का मतलब हो जाता है शोक। शोक में क्या हो जाएगा, अब देखना, शोक मतलब ऐसा कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपने को कैसा शोक लगता है, दुख होता है, वो वाला शोक। ठीक है, तो जैसे प्रिय पति वहां मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय पति वहां मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। एक लड़की अपने पति मर गया मान लो थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल, हाँ पति एक्सपायर हो गए, अब वो जो लड़की वो बोल रही प्रिय
मेरा पति मतलब मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ठीक है ये बात, तो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि का डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैंने देखने के लिए जी सकी, वहां हृदय हमारा नैनन तारा कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे की बात चल रही है, तो अपन ये भी कह सकते हैं किसी माँ का बेटा मर जाए तो उसको शोक लगता है, वो बहुत लड़कियां बेहोश हो जाती है, ठीक है। तो वो वाली चीजें होती है वो सारी किसमें आती है बेटा, इसके अंतर्गत आती है। ये एग्जांपल है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती तुमको कि हमको ट्रिक बता दो, ट्रिक नहीं होगी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा करुण जो रस है, करुण का स्थायी भाव बताइए और उसका उदाहरण लिखिए। तो स्थायी भाव आपको शोक लिख देना और एग्जाम्पल ये लिख देना। एक एक एग्जाम्पल याद करो, इससे ज्यादा एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर। हाँ क्या कहना चाह रहे हो सर? लेक्चर का पीडीएफ कब मिलेगा सर? मिल जाएगा। सॉरी मैं स्कूल के लड़के, हाँ स्कूल के लड़के को तो पढ़ा रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई चल रही क्या? पीडीएफ मिल जाएगी यार बेटा, सब मिल जाएगा, टेंशन मतलब घर आके दे दूंगा मैं, तुम टेंशन मतलब, तुम पढ़ो बस। क्या चाहिए तुमको? चाय चाहिए, पानी चाहिए, कॉफी चाहिए, पीडीएफ चाहिए क्या? ये बोर्ड खोल लूंगा तुम्हारे घर लाख पढ़ा दूंगा, और क्या करूँ? पढ़ लो बस, तुम सब ला दूंगा तुमको मैं। चैनल पे तुम जुड़े रहोगे तो तुमको सब शेड्यूल सब मिल जाएगा, बस तुम पढ़ लो शांति से, लाई मत करो, आंख खा के अंगारे मुतने की कोशिश नहीं करना बेटा, पढ़ लो बस तुम, ठीक है। हाँ आंख खाना ये कौन सा मुहावरा है बता, मम्मी पापा से पूछना, ये जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब बता देंगे वो आपको। वीर रस, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति मतलब एक्साइटमेंट, जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य मतलब भैया किसी कार्य को करने में लग जाता है, उत्साह कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन दे दूं तुमको बहुत तगड़ा, तुम खूब कूदते जाओ, रात भर पढ़ो, तो ये क्या तुम्हारे अंदर उत्साह आ गया तो वीर रस आ गया तो तुम रात भर पढ़ोगे, फिर 5 दिन तक काफी सुननी पड़ेगी, काफी कहाँ पड़ी, क्योंकि एक रात पढ़ लोगे फिर दूसरे दिन मन नहीं लगेगा पढ़ेगी, ये भी समस्या है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो, ठीक है। तो भैया इसमें देखो, अब देखो, चरचेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, है ना, राणा प्रताप सर काट करता था सफल जवानी को। तो ये जो लिखा हुआ इसमें क्या मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। राजस्थान के लोग के सामने बोल दो, उनका खून ही हो जाए, उन्होंने कहा हाँ हमारी बात चल रही, तो बेटा ये मोटिवेशन वाली बात होती है। तो इसमें क्या है, वीर रस में, ठीक है। तो इसी प्रकार रौद्र रस होता है, रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, क्रोध होता है। क्रोध में क्या होगा, जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन कर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर, शोक मतलब डिप्रेशन, अर्जुन उस टाइम रो रहे थे, उनने मैं मेरे पिताश्री को इनको सबको कैसे मारूंगा, कृष्ण जी ने जो मोटिवेशन दिया धर गए, उनको क्या दिया मोटिवेशन, तो क्या हो गया, रौद्र क्रोध ला दिया, उनको गुस्सा ला दिया, उनने कहा ये जिनने तुम्हारी पत्नी की साड़ी खींची थी, ये लोग इनके लिए तुम रो रहे हो, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने हाँ इनको मार डालूंगा। तो रौद्र मतलब क्रोध दिलवा दिया उन्होंने, कृष्ण जी ने अर्जुन को क्रोध दिलवा दिया। इस डायलॉग के माध्यम से मालूम पड़ रहा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, मतलब हाथ उन्ने के साथ मार डालूंगा ऐसा करने लग गए। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, संसार देखेगा कि हमारे शत्रु अब रण में मृत पड़े हैं, करते हुए यहाँ घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ऐसा है बेटा, तो तुम भी ऐसा उनने अब तो टॉपी करूंगा, ऐसे उठो, ठीक है। उसी प्रकार भयानक रस, मतलब अभी रुक जा बस, रस खत्म हो रहे थोड़ी देर में अपने 1 मिनट के अंदर। भयानक रस का क्या है, भयप्रद वस्तु अथवा घटना देखकर जिसके प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि में भय का संचार होता है, मतलब जो चीज को आपको देखकर सुनकर भय की वो चीजें हो, भय निकल के जाए, डर निकल के जाए, वही क्या है, भय निकल लिखा जाता है। जिसमें क्या हो जाता है, भयानक का मतलब क्या, भय, भयानक क्या है, रस है, इसका स्थायी भाव भय हो जाएगा। देखे जब बारात में भूत प्रेत शिवव्याल, इसका मतलब बताऊं, देखे जब बारात में भूत प्रेत शिवव्याल, मतलब शिव जी की जो बारात थी, शिव जी आपको पता है, शिव जी मतलब खिलाड़ी आदमी, शंकर भगवान खिलाड़ी आदमी भैया, ठीक है। शंकर जी क्या करते थे, शंकर जी अपनी बारात जो निकली थी जब पार्वती के साथ, तो उन्होंने भूत प्रेत सबको अपनी बारात में बुलाया था। तो जब वो ले जा रहे थे गली मोहल्ले से बारात अपनी, जस्ट इमेजिन कि ले जा रहे थे, तो लोगों ने गैलरी में देखा, उन्होंने कौन जा रही है, तो देखे तो शंकर जी की बारात जिसमें भूत नाच रहा, प्रेत नाच रहे, आत्मा नाच रही है, कहीं का पेड़ से उल्टा लटक रहा है। तो देखे जब बारात में, लोगों ने देखे जब बारात में भूत प्रेत शिवव्याल, थर थर कापे नर नारी, लोगों ने देखा गैलरी में, थर थर कांपने लग गए, भाग गए सब बाल मतलब तुम जैसे बच्चे भाग गए सब, उन्होंने भूत देख लिया, भागो भागो, ऐसा सीन हुआ बेटा, ठीक है। कौन क्या कहे, ये बच्चा बहुत देर से कमेंट कर, रुक जाओ भैया, आपको लगता है बंके व्यास जी कह रहे भैया मेरा नाम ले लो, तो बंके व्यास जी आप बहुत बढ़िया इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत मेहनती इंसान हो, मेरे को भरोसा है कि तुम टॉप कर दोगे, पढ़ोगे तो पढ़ लो बेटा, है ना। हाँ बस खुश, ऐसा खुश रहा करो, तुम कह दो सर, तुम नाम की कह रहे हो, तुम कह दो सर घर जाओ हमारे, मैं अब भी आ जाऊंगा, क्लास छोड़ दूँ, घर जाऊंगा तुम्हारे पढ़ाने, तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ो बस, तुम्हारे लिए सब हाजिर है बेटा। अद्भुत रस में सुनो, अलौकिक, अलौकिक बोले तो
इस लोक की बात ही नहीं हो। जैसे अपन बोलते हैं एलियन जाएंगे, एलियन का अपनी धरती पे अलौकिक पता ही नहीं एलियन है कि नहीं है, ठीक है। तो अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है बेटा, ये सहसा का ना क्या लिख दिया, देखकर विश्वास नहीं होता है और मन में स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय उत्पन्न होता है। मतलब जब ऐसा होता है तो मन में एक स्थायी भाव विस्मय का मतलब क्या, विस्मय स्थायी भाव है, उसका स्थायी भाव क्या हो जाता है, विस्मय अपना क्या रस है, उसका स्थायी भाव क्या हो जाता है, उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, अद्भुत, ठीक है। तो अद्भुत जो है ये क्या हो जाएगा, किसी चीज को देख के। जैसे यहां पे आओ, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब भैया इसका क्या मतलब है, आपके सामने मैं बोल रहा हूं कि एक इंसान है यार जो बिनु पद मतलब बिना पैर के चलता है, ठीक है। सुने बिनु काना, उसके कान नहीं फिर भी सुन लेता है, ठीक है। कर बिनु कर्म मतलब हाथ के बिना काम कर लेता है, ठीक है। और करे विधि नाना मतलब और तरह तरह के काम करता है। तो आप बोलोगे सर ऐसी कैसी बात करो, आश्चर्यजनक लग रही है। तो ये भगवान की बात चल रही कि चले बिनु पद चले मतलब बिना पैर के चलते हैं, सुने बिनु काना कर्म बिनु करे विधि नाना मतलब बिना हाथ पैर के बहुत सारे काम करते भगवान करते हैं। तो ये आश्चर्यजनक बातें लगती है। तो अद्भुत आश्चर्यजनक, ठीक है। आई बात समझ में बेटा। विभत्स रस का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। विभत्स में क्या हो जाएगा, विभत्स में जहां दुर्गंध वस्तुओं चर्बी सुधीर मतलब यहाँ पे घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहां पे क्या हो जाता है, विभत्स रस हो जाता है। जैसे घर में लाशें बाहर लाशें सड़ती लाशें, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल, तो ये वाला एग्जाम्पल आप अच्छे से याद करके उसमें लिख देना कि मान लो आपके सामने बोल रहा हूं सब दूर लाशें लाशें और आप वहां बीच में खड़े हो, तो क्या होगा, आपको घृणा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभत्स का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विभत्स का मतलब घृणा हो जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हारी थाली में चूहा घुस गया मरा हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, कहीं फेंका और चूहा तुम्हारी थाली में गिर गया, घृणा होगी कि नहीं, बस वही घृणा यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ। शांत रस में क्या हो जाए, संसार और जीवन की शांत रस में क्या हो जाए, संसार और जीवन की नश्वरता। नश्वरता मतलब अपन बोलते हैं जीवन, अपना शरीर तो सारा नश्वर है, ठीक है। एक सेकंड रुक जा, मेरे को मालूम है आज आप मेरे घर खाने पे आ जाना। मेरे को एक बात ये बताओ, कितने लोग आप में से 12वीं की एग्जाम दे रहे, फटाफट पहले तो ये कमेंट करके बताओ। और हिंदी अभी तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये बताओ। और नेक्स्ट क्लास हिंदी की कौन से टॉपिक पे चाहिए ये बताओ मुझे फटाफट, अभी के अभी कमेंट में जल्दी फुर्ती से बेटा। प्यारे बच्चों मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से, अभी तक हिंदी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपको हिंदी का सिलेबस किस डेट तक कंप्लीट चाहिए मुझे बताओ, करवाएंगे, टेंशन मत लो, फटाफट बताओ, फुर्ती से बताओ, जल्दी से जल्दी, ठीक है प्यारे बच्चों। जब तक इधर सुनो भैया, शांत रस में क्या होता है, सारी चीजें शांत होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अपना शरीर तो कागज का है, मिट्टी का है, एक दिन सब लोग मर जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अपने को लगता है हाँ यार सही बात है, मर ही जाएंगे, क्यों पढ़ना इतना लिखना। फिर याद आता है कि अगर यहाँ से मर गए तो अगले जन्म में जन्म लेंगे और फिर वापस पहली से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अभी पढ़ लो, 10वीं पास करके आगे बढ़ लेंगे, ठीक है बेटा, इसलिए पढ़ो। तो देखो, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, ठीक है। तो दिया रो रहा भैया, झूठ पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, मतलब दो पाटन मतलब घट्टी के दो पार्ट रहते, उसके बीच में कोई सा भी एक गेहूं का दाना नहीं बचता। उसी प्रकार ये बोल रहे हैं भैया कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा, है ना। तो अपने को क्या होता है, इसमें शांति मिल जाती है। आई बात समझ में, क्लियर प्यारे बच्चों। वात्सल्य रस में क्या होता है, इसका संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता के प्रेम से होता है। जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल याद कर लेना, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। ये मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो कौन बोल रहा है, कृष्ण जी बोल रहे हैं, किससे, अपनी माता यशोधरा से बोल रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। चलो अब फटाफट से अपन क्या करने वाले हैं, अब सुनो मेरी बात, ये हटाओ इसको यहाँ से। ये आपका क्या हो चुका, काव्य भेद हो चुका है, रस हो चुके हैं, रस के एग्जाम्पल हैं जिनको याद करना है। अब मैं जो पूछ रहा हूं वो आपको एक बार बताना है कि अभी तक हिंदी में आपने कितनी चीजें पढ़ ली, मुझे फटाफट बता दो। 29 फरवरी तक सिलेबस चाहिए आपको, 29 फरवरी तक चाहिए, है सही में, ईमानदारी कसम पढ़ लोगे। हाँ अब मुझे बता, स्पीड मेरी ज्यादा लग रही क्या, स्पीड आप चाहो तो मैं और बढ़ा सकता हूं, अभी जितनी इससे थोड़ी सी और ज्यादा कर सकता हूं, स्पीड कर लूंगा ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे अलंकार। हमने क्या पढ़ लिया, काव्य भेद पढ़ लिया, रस पढ़ लिया, अब अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में क्या भैया, अलंकार दांडी के अनुसार, आचार्य दांडी के अनुसार अलंकार क्या है, काव्य शोभांत धर्मांत अलंकार प्रशस्यते, मतलब ये याद नहीं हो तो याद कर लो, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। मतलब भैया ये क्या है, तो काव्य का जो सौंदर्य, कविता का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये याद नहीं हो तो ये याद कर लो, और ये भी याद नहीं हो तो 10 रुपए का जेर खाओ, मर जाओ, इस दुनिया को, हिंदुस्तान को आपकी कोई जरूरत नहीं। माँ बाप का नाम डुबाने इसको मतलब थोड़ा ना, अगर एक लाइन भी अपने से याद नहीं हो रही तो है। अभी लड़की का नंबर होता 10 नंबर का, फट से यूं याद कर ले तो हाँ 98 93 22 25 30 है, और ये याद नहीं हो रहा यार बेटा, फिर बोले भैया तुम ऐसा बोल तो मैं तो बोलूंगा। तो अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार शब्द का अर्थ क्या भैया, अलंकृत या विभूषित करना। तो अलंकार कुल मिला के पाउडर है, जिस प्रकार एक लड़की के गाल पे वो पाउडर लगाती है अलंकृत हो जाती है, अलंकार आभूषण पहन लेती है, ये सारे क्या है, तो आभूषण मतलब साज सज्जा के सामान पहन लेती है, वो सब क्या हो जाता है बेटा, अलंकार। तो अलंकृत या विभूषित करने वाला कौन,
कोई भी पाउडर भी तो अलंकृत करता है, मतलब सजा देता है, ठीक है। डेकोरेशन, यू नो, डेकोरेशन। मेकअप पहले के जमाने में करती थी बेटा लड़कियां, आजकल डेकोरेशन करती है, देह पाउडर, देह पुट्टी, देह एशियन पेंट, लिपस्टिक करना, क्या क्या। तो जिस प्रकार आभूषण, दिल पे मत लेना प्यारे बच्चों, नहीं तो लड़कियों के तो सर यार ये गलत बात है, हमारा सही मत करो। मैं तुम्हारी नहीं कह रहा बेटा, जो 12वीं की तैयारी नहीं कर रहे उन सबको बोल रहा हूँ, तुम तो अच्छे बच्चों यार, ठीक है। तो जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले पद को क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। और पद का मतलब यहाँ क्या है? पद का मतलब क्या होता है बेटा? वाक्य, ना कि एक शब्द। वाक्य, क्योंकि पद एक शब्द कैसे करेगा? वाक्य, ठीक है। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सुनना, जिसके द्वारा रचित रचना अलंकार शास्त्र। क्या अलंकार शास्त्र? ये दोनों याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। फिर मेरे से मत कहना कि सर ये गलत हो गया हमारे साथ, कोई गलत नहीं हुआ है। यू आर राइट सर। सर आपने है, कौन क्या कहना चाह रही है बेटा? हाँ हाँ, बस नंबर सेंड कर दो, कर देंगे, सबके नंबर सेंड कर देंगे। इधर जा फटाफट फुर्ती से। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। सुनो मेरी बात, अलंकार के आपसे भेद पूछे, कितने भेद बताना प्यारे बच्चों? 3 भेद बताना। किसके? अलंकार के। 3 भेद कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपके सिलेबस में ये वाले अलंकार नहीं है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब मैं आपको भेद बता रहा हूँ। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, ठीक है। सुनो, शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहां शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां शब्द अलंकार होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2023-24 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। हाँ, पूछा जा चुका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये वाला भी आ चुका है, जब अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो क्या कहलाता है? अर्थ अलंकार, ये भी आ चुका है। और जब क्या होता है? उभय अलंकार। कुछ अलंकारों में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां क्या होता है? उभय। उभय का मतलब क्या होता है? उभय मैंने बताया था, उभय पद प्रधान होता है, मतलब दोनों पद। तो ठीक है, यहाँ उभय मतलब दोनों की बात चल रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ जाओ इधर, संदेहवाचक, संदेहवाचक नहीं, संदेह अलंकार। अब सर हमारे सिलेबस में कितने? हमारे सिलेबस में 4-5 अलंकार है। कौन कौन से? पहला आता संदेह, क्योंकि आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में वो पढ़ो बेटा। सिलेबस में कौन सा है? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या है? जहां प्रस्तुत वस्तु या व्यक्ति को देखकर समानता के कारण, जहां प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु को देखकर समानता के कारण क्या हो जाए? समानता के कारण उसमें किसी दूसरी वस्तु का संदेह बना रहे, दूसरी वस्तु का संदेह बना रहे, संदेह अलंकार कहलाता है। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे बताता हूं, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है। अब मेरे को बताओ नारी कहां है? सारी में है कि नारी में सारी है? तो संदेह हो जाता है ना कि यार ये क्या गपर डोला चल रहा है, सुन नहीं पड़ रही, ठीक है। तो वैसे सारी की सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, ये वाला। तो ये एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, यही एग्जांपल आपको याद करना है। एग्जांपल ऐसे याद नहीं होंगे, लिख के देखना है एक एग्जांपल को 2 से 3 बार, जब याद होगा बेटा, ऐसे याद नहीं होगा। मेरी बात सुन ले, मान ले मेरी बात, ठीक है। हाँ हाँ, लगाओ कौन ये नंबर मत खेलो बेटा, इधर के नंबर कम हो जाएंगे मोबाइल नंबर के चक्कर में। इधर पढ़ लो पहले, इधर बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को पढ़ना, ठीक है। तो ये वाला हो गया संदेह। जिसके बाद भ्रांतिमान अलंकार में क्या? जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन हो रहा हो कि कैसा हो रहा हो कि वहां किसी एक पदार्थ को देखकर समान गुण या लक्षणों के कारण उसमें किसी अन्य पदार्थ की भ्रम उत्पन्न करता हो, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जैसे कैसे? देखो, भ्रांतिमान अलंकार में क्या? भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम कैसे होगा? जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं, जान, ये वाला इतना छोड़ दो, बोलो यहां सुनो, जान श्याम घनश्याम को। अब तुमने घनश्याम का मतलब क्या समझा? घनश्याम का मतलब क्या समझा? यहाँ पे कृष्ण जी। लेकिन जब इसको आप सोचोगे आगे, तो जान घान संश्याम को नाच उठे वन मोर, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तो यहाँ पे घनश्याम का मतलब क्या है? घन श्याम, घन के समान श्याम, बादल की बात चल रही है, क्योंकि बादल को देखे तो मोर नाचेंगे, कृष्ण जी को देख के मोर क्यों नाचेंगे भैया? आज के समय की बात चल रही, पहले तो नाचते थे, ठीक है। तो जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, तो यहाँ पे घनश्याम के 2 अर्थ निकल गए, तो क्या हो गया? भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई बेटा। इसलिए तो ये एक एग्जाम्पल याद करो, आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिख के आना है, तो आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल वहां लिख सकते हैं, तो ये लिख देना, ठीक है। हाँ, कौन क्या कहना चाहिए बेटा बच्चों? भगवान कसम फेल हो जाओगे यार बेटा, यार इधर पढ़ लो। नंबर क्या करोगे नंबर को लेके? तुमको बड़ा शौक बात करने का, मेरे नंबर ले लो, मेरे से बात करना तुम रात भर दिन भर। हाँ यार, जब देखो जब बात करना, यहाँ ये पढ़ाई करवा रहे हो, जो तो नहीं नंबर दे दो, छोरी का नंबर मिल जाए, वो गुड्डा पोछा दे एक ने हंसता हुआ कहना कहाँ से किधर से कहीं। पढ़ लो थोड़ा सा, इधर पढ़ा रहे हो इतना गला फाड़ रहे हो, जो तो नहीं। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में अंतर, तो भ्रांतिमान और संदेह दोनों में अंतर क्या है? पहली बात तो भ्रांतिमान अलंकार में एक वस्तु का दूसरी वस्तु
में झूठा निश्चय होता है। तो सुनना, भ्रांतिमान में क्या हो, झूठा निश्चय होता है। जैसे यहाँ पे घनश्याम का मतलब बादल ही है, लेकिन झूठा निश्चय क्या हुआ, कृष्ण जी। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, जबकि संदेह अलंकार में अनिश्चित बना रहती है। अनिश्चित मतलब कंफर्म नहीं रहता। जैसे नारी भी सारी है कि सारी में नारी है, कि नारी में सारी है कि सारी में नारी है, पता नहीं है, तो अनिश्चय बना हुआ है और यहाँ पे भ्रम रहता है। याद रखना, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, वैसे क्या विरोधाभास अलंकार में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विरोधाभास अलंकार में क्या हो जाएगा, विरोधाभास जहां किसी पदार्थ, गुण या क्रिया है, ये क्या सर, जहां किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना हो पर भी विरोध का वर्णन हो, वहां विरोधाभास अलंकार कहलाता है। ये विरोधाभास अलंकार बताऊं कैसा है, वाइफ और हस्बैंड के जैसा है। ठीक है, लड़ेंगे बहुत, दो को अलग नहीं होना, एक दूसरे से तलाक नहीं लेना, पर लड़ेंगे इतने कि मैं तेरे साथ ही नहीं रहूंगी, तो ये क्या है, ये विरोधाभास अलंकार। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों को पता है कि रहना शांति, पर जबरदस्ती वो छोरी लड़ाई करे, मेरे को ऐसी कह दी, अरे यार कह दी तो कह दी, क्या हो गया, कह दी तो उसमें क्या दिक्कत है, पर ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये क्या विरोध, मतलब आप अलग तो नहीं होना चाहते, पर जबरदस्ती बताते हो कि मैं अलग होना चाहते हूँ, यही होता है विरोधाभास अलंकार। जैसे शीतल, ये वाला एग्जाम्पल यहां से, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता है द्रंग जल का, द्रंग मतलब जीव, जल में रहने वाले जीव। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या शीतल वाणी की बात चल रही है और आग की बात चल रही है, अपने को विरोध लगता है लेकिन नहीं होता एक्चुअल में विरोध। ठीक है, एक सेकंड रुक जा, कौन इतना लाई कर दिया, सर मोटिवेशन खत्म हो गया, थोड़ा नाम ले लो मेरा, का है प्रदीप झा। प्रदीप झा भैया का मोटिवेशन खत्म हो गया है, देखना आत्महत्या मत कर लेना यार मेरे बच्चे, यार इधर आ जाओ फटाफट फुर्ती से। मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन कुछ नहीं करता बेटा, मोटिवेशन तुमको मालूम, मोटिवेशन एक जमाने में मजदूरों को दिया जाता था, तुम मजदूर हो क्या, नहीं वास्तविकता, तुम तो सर्च कर लेना मोटिवेशन की शुरुआत कहां से हुई है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर जिंदा आदमी बोल रहा हूँ। मोटिवेशन मजदूरों को दिया जाता है, जो लोग दिमाग से काम करते हैं उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी तुमने देखा कि बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, चेस का व्यक्ति मोटिवेशन सुनेगा, नहीं सुनेगा, लेकिन एक मजदूर है जिसको ट्रक खाली करना, वो मोटिवेशन सुनेगा। मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ मजदूरों को पड़ती है, तुम मजदूर नहीं हो, तुम क्या हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, तो तुम मोटिवेशन के पीछे मत भागो। इंटेलेक्चुअल पर्सन अपने इमोशंस अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। अब कई को क्लास में उठने के, मेरे को तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, मजे नहीं आ रहे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अरे मेरे बच्चे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे इतने कंट्रोल में होना चाहिए कि छोरी तुमको कहते आई लव यू, उन्ने नहीं करना, अभी 10वीं के एग्जाम दूंगा, पहले 12वीं के एग्जाम दूंगा, इतना कंट्रोल में होना। ठीक है, हालांकि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो गया था, लेकिन फिर भी बेटा यार बस यार समझ जा तुम। ठीक है, चलो अब आगे जाओ। तो व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार समझते हो, मतलब समझते हो, कितने लोग समझते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, बताओ फटाफट फुर्ती से। रुक जा, बड़ी बड़ी कमेंट कर रहे, क्या लिख रहे, सर आप नंबर दे दो, है डाउट, अरे हो रहे डाउट आले हम यहाँ पे, तुम्हारा डाउट आ नहीं रहे कमेंट में, तो वहाँ डाउट पूछ लोगे तुम, दे देंगे बेटा दे देंगे, शांति, थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो सही, तुम दे देंगे, डाउट भी करवा देंगे। भाषा बोध पर अगली क्लास थी, ये कौन था बच्चा, प्रसून पटेल, हाँ, तो बेटा अगली क्लास के लिए तुमने सही साथ टॉपिक बताया, भाषा बोध पे लाएंगे अगली क्लास, मत टेंशन लो। ये 1 घंटे से कह रहा बेटा क्या चाहिए, नंबर चाहिए सर, ये चाहिए सर, वो चाहिए सर, ऐसा नहीं कि किस टॉपिक पे क्लास चाहिए वो बता दें, उसको छोड़कर पूरे दुनिया की रामायण पूछ लो तुम उनसे, क्या है क्या नहीं है, हैं बस। तो अब कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए फटाफट बताओ। व्यतिरेक अलंकार, तुम्हारे इसमें 4-5 तो अलंकार दे रखे, पढ़ लो फटाफट फुर्ती से। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है व्यतिरेक का अर्थ, आधिक्य। क्या होता है आधिक्य, पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में मुंह फाड़ दोगे फिर। जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब सुनना, 2 शब्द आए उपमान और एक आया उपमेय। अरे सर ये क्या होता है उपमान उपमेय, आप भी बताएगा, मालिक मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैं बताता हूं, देखा बांडिया की मूवी देखी है, मालिक मेरे को बहुत अच्छे से आता है। तो देखो उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। उपमान, मैंने 2 चीज लिखी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखना, उपमान, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ईमानदारी कसम खा के रहे हो, एक बार देख लो। और यहां लिखा मैंने उपमेय, उपमेय, उपमान कौन होता है, चांद होता है। यहां उपमेय कौन है, उमेश है। उमेश बोले तो सीनू भैया, तुम प्यार से सीनू ही बोल जाएगा, तुम तो रहने दो उमेश बोलना भैया। तो यहाँ पे क्या देखो, माँ में एक ही मात्रा, यहाँ पे क्या चांद में आ की मात्रा। तो यहाँ पे हर बार आप नाम बदल सकते हो, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड का नाम फॉर एग्जाम्पल पूजा किसी का हो तो बुरा मत मानना कि पूजा चांद जैसी दिखती है, मतलब चांद से आपने तुलना कर दी, तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। सर आप तो चांद जैसे हैं, जैसे पहली क्लास में बच्चे बोल रहे सर आप सूरज जैसे हैं, तो सूरज क्या हो गए, उपमान हो गए। उमेश सर या सीनू सर क्या हो गए, उपमेय हो गए। आई बात समझ में बेटा, ऐसे थोड़ा आंख खोल के देखोगे, सूझ पड़ेगी, मुंह फाड़ने से कुछ नहीं हो मेरे बच्चे। ठीक है, इधर देखो, अब
हाँ, तो उपमान उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहां क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार हो जाए। जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय को, मतलब उपमान की तुलना में उपमेय को, अब मैं बोलूं कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूं कि चांद, तो जाहिर सी बात है चांद है, लेकिन तुम ऐसा बोल दो कि नहीं सर तुम तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो, तो ये क्या हो गया, व्यतिरेक अलंकार हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि तुमने चांद से ज्यादा खूबसूरत किसको बता दिया, मेरे को बता दिया। बहुत बार बोल देते ना अपन अपनी गर्लफ्रेंड को, तू तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, मतलब तुमने चांद को काला कह दिया है। तो ये जब आप जिसकी तारीफ कर रहे हो उसको जिससे कर रहे हो उससे ऊपर बता दो तो क्या हो जाता है बेटा प्यारे बच्चे, तो व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे जिसके यश प्रताप को के आगे, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, मतलब सुनो, जिसके यश और प्रताप के आगे, मतलब जिसकी यश प्रताप के आगे शशि मतलब चांद, मलिन मतलब गंदा, रवि मतलब सूरज, और शीतल, शीतल मतलब ठंडा, मतलब जिसके यश और प्रताप के आगे क्या हो, चांद गंदा लगे और सूरज ठंडा लगे, ऐसा ये बोलना चाह रहा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्यतिरेक अलंकार ही तो हो गया प्यारे बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चैप्टर समरी नेक्स्ट लेक्चर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। फटा बताओ, बताना पड़ेगा, घर थोड़ी नहीं पूछना साहब काय पे लेक्चर चाहिए, अगला लेक्चर बताओ यार बेटा, यहाँ वहीं बताना पड़ेगा, बताओ कौन से चाहिए अगला लेक्चर। ठीक है, हाँ सर नहीं सुन रहे, अरे सुन रहा हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ, एक काम करते 2 मिनट का समय तुमको देता हूं मैं अभी, रुक जाओ, सबकी कमेंट पढ़ लूंगा। एक सांग रूपक अलंकार और कर लें दो प्यारे बच्चों। सांग रूपक अलंकार क्या होता है, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में आगे या अवयवों सहित आरोप किया जाता है तो वहां सांग रूपक अलंकार कहलाता है। क्या होता है, उपमान का उपमेय में अंगों या अवयवों सहित क्या किया जाए, सहित आरोप किया जाता है तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। कैसे होता है प्यारे बच्चों, इधर आओ। इस रूपक में जिस आरोप की प्रधानता होती है उसे अंगी कहते हैं, शेष आरोप गौण रूप से उसके अंग बन जाते हैं। सुनो, इसमें जिस गुण को बताया जाता है उसे मुख्य को अंगी कहते हैं, बाकी सब गौण। गौण का मतलब क्या सर, गौण का मतलब होता है प्यारे बच्चों अप्रधान। गौण का मतलब क्या होगा, अप्रधान। ठीक है, अब देखो मेरी बात, बीती विभावरी जागरी अंबर रूपी पनघट में डूब रही ताराघट उषा नगरी। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप वहां पे लिख सकते हो। आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर अगर दूसरा आ गया तो तुमसे पूछेगा, तुम लिखो एक, तुमको ये नहीं करना है कि वहां पे दिया उसमें छांटना, ये एक याद करके रट के आप वहां पे लिख सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना लिखने की, आई बात समझ में। हाँ, अब बात कर रहे हैं अपन छंद की। छंद स्टार्ट करेंगे उसके पहले 2 सेकंड तुमको क्या क्या किस पूछना, 2 मिनट पूछ लो कमेंट में, ध्यान दे रहा हूं इधर, फटाफट बताओ फुर्ती से। काव्यखंड उठा लो सर, काव्यखंड उठा लो। ये काव्य अपना ये काव्यखंड ही चल रहा है मेरे भैया, ग्रामर वाला। अब काव्यखंड तुम अगर वो लिटरेचर वाला बोल रहे हो तो वो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सबका इंग्लिश मीडियम है क्या, पहले तो ये बताओ, कि हिंदी मीडियम भी है। सर आप पूरे इंदौरी हो ना, हाँ बेटा मैं इंदौर से हूँ, मत टेंशन लो, इंदौर आऊंगा जब मिलेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। इंदौर आऊंगा ना जब, जो जो लोग इंदौर से ना सब मिल लेंगे अपन, मत टेंशन लो। रोड में बता दो बेटा, स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ सर, आप पूरे इंदौरी हो ना, हाँ अरे हाँ इंदौरी हो भैया, काम करो बेटा। यार बहुत तेज जा रही है, धीरे, अरे यार तुम्हारी क्लास में जा रही गलत बात। एक काम करना, तुमको जो पूछना है ना ये लाइव क्लास में तो पल्ले नहीं पड़ पाएगी भैया, इतनी तगड़ी नहीं, का अपन यहाँ से चील की निगाह देख लें। तुम एक काम करना है, क्लास हो जाए उसका कमेंट बॉक्स में बता देना तुमको क्या क्या डाउट है। तुमको जो करना है वहाँ बुराई करनी, तारीफ करनी, अच्छी चीज़ बतानी, बुरी चीज़ बतानी, किस चीज़ पे क्लास चाहिए, सब हर एक चीज़ बता देना। तुम वहाँ यहाँ नहीं कर पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा यार बेटा, समझा करो। अभी एक टॉपिक बच गया, छंद बच गया। ठीक है, हाँ छंद बच गया 2 मिनट के अंदर। छंद धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, आह्लादित या खुश करना। छंद धातु से बना जिसका अर्थ क्या, आह्लादित या खुश करना होता है छंद का। ठीक है, और रस का क्या था, और इसके अलावा अलंकार का क्या था, ये कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, छंद के प्रणेता, छंद शास्त्र के प्रवर्तक पिंगल मुनि। कौन थे, पिंगल मुनि। पिंगल तो याद रखना, छंद को पिंगल शास्त्र भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसके प्रणेता कौन थे, पिंगल थे, जिसके द्वारा रचित रचना छंद सूत्र है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे प्रवर्तक पिंगल ने कौन सी रचना लिखी, छंद सूत्र लिखी थी। ठीक है, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति तुक लय आदि, यति गति तुक लय आदि। मैं बोलता हूं मछली जल की रानी है, ठीक है, जीवन उसका पानी है, तो मैंने बोला क्या, रानी है, और लास्ट में क्या बोला, पानी है। ठीक है, बोला मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो नी आया, लास्ट में नी है आया, तो इसी को क्या बोलते, तुक। इसी को क्या बोलते हैं, तुक। लास्ट में जो चीज जहां खत्म हो रही वहीं पे खत्म हो से तुक बोलते हैं। जितने भी कवि हैं इस दुनिया में, हर व्यक्ति तुक का यूज करता है। ठीक है, हर व्यक्ति तुक का ही यूज करता है।
आप जब कोई दो लाइन बोलते हो जिसमें लास्ट वर्ड आपको सेम मिल जाए, वो तुक लग जाती है, ठीक है। इसलिए ये कविता अच्छी लगती है। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी है, ठीक है। गति क्या होती है, मैं जो गाता हूं ये गति है। यति क्या होती है, यति का मतलब होता है बेटा विराम चिन्ह, ये वाला आगे लगा हुआ मिलेगा, बताऊंगा अभी, मैं टेंशन लेना, ठीक है। क्या बोल रहे हो सर मेरा नाम ले लो, अर्पित सोनी। अर्पित सोनी बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। हाँ ले लिया बेटा, डिप्रेशन नहीं जाना मेरे बच्चों, इधर जा, ठीक है। जिस रचना में अक्षर और मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति तुक ले तथा आदि से सुगठित रचना छंद कहलाती है। मतलब ये सारी चीज जिसमें हो वो सब क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। इसमें कविता में प्रवाह, संगीत, आत्मकथा तथा प्रभावशीलता आती है। क्या आती है बेटा इसमें कविता में प्रवाह संगीत, जैसे मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी, आप गा भी सकते हो इसको, ठीक है। आत्मकथा तथा प्रभावशीलता आती है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। कैसे आती है आगे बताऊंगा, अभी जस्ट बता रहे हो। देखो इधर आप, छंदों के दो भेद होते हैं। छंद के आपसे भेद पूछ ले भैया कितने भेद होते हैं, छंद के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, मात्रिक छंद और सम्मात्रिक छंद, ठीक है। और एक होता है, यहाँ पे देखो दो भेद दे रखे हैं, एक होता है कौन सा, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के बाद आता है यहाँ पे कौन सा, वार्णिक छंद। यहाँ पे जो मात्रिक छंद दे रखा है ना, मात्रिक के अंदर है सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक, विषममात्रिक, याद रखना बेटा, ठीक है। तो मात्रिक छंद, मात्रिक मतलब जहां मात्राओं की गणना हो, मात्रिक छंद कहलाता, बस इतना याद रखना, ठीक है। जहां मात्राओं की आधार पर गणना की जाती है वो मात्रिक छंद होता है। यहां तीन प्रकार का होता है, मात्रिक छंद तीन प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। सम्मात्रिक छंद, अर्धसम्मात्रिक छंद, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीन प्रकार का होता है। ये बीच की चीज आपके काम की इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दोहा और सोरठा तो आपके सिलेबस में है, सिर्फ सोरठा है, दोहा नहीं है, लेकिन उसका उल्टा पूछ लेते हैं बहुत बार, इसलिए बताएंगे अपन। सम्मात्रिक छंद, अर्धसम्मात्रिक, विषममात्रिक। अर्धसम मतलब चारों चरण में समान मात्रा हो। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूं, कोई सी भी दो लाइन लिखी रहती है ना, तो इस तरीके से लाइन लिखी रहती है। जैसे मैं बोलता हूं रहीमन पानी राखिए, तो यहां लिखा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। चार लाइन मैंने लिखी, तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन। तो इनको क्या बोलते हैं, चरण। ये क्या हो गए, चार चरण। कितने हो गए, चार चरण हो गए कि नहीं, चार चरण। अब इसमें चार चरण में ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, ये पहला और तीसरा, ये दोनों क्या है, विषम मात्रा है ना, पहली और तीसरा विषम मात्रा है ना, तो इनको विषम मात्रिक चरण बोलते हैं। और दो और चार को सम्मात्रिक चरण बोलते हैं। देखो इधर आप, अर्धसम्मात्रिक, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में क्या होता है, सभी चरणों में सभी भिन्न भिन्न मात्राएं होती है, विषम चरणों में, ठीक है। तो ये दूसरा और चौथा सम्मात्रिक होते हैं, पहला और तीसरा विषम मात्रिक होते हैं। कैसे होते हैं अभी वो भी बताऊंगा, मत टेंशन लेना, ठीक है। तो याद रखना, सम्मात्रिक में क्या होता है भैया, चारों चरण समान होते हैं, समान मतलब चारों में समान मात्राएं होती हैं। अर्धसम्मात्रिक में क्या होता है, अर्धसम्मात्रिक में एक और तीन में समान मात्रा होती है, दो और चार में समान मात्रा होती है। मतलब ये एक और तीन में समान मात्रा, दो और चार में समान मात्राएं होती है। जिसके बाद बात करते हैं विषम मात्रिक छंद, तो सभी चरणों में भिन्न भिन्न मात्राएं होती है, हर एक में अलग अलग मात्राएं रहेगी, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 30, किसी में 35, ऐसी मात्राएं रहेंगी। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वार्णिक छंद की बात करते हैं हम, वार्णिक छंद की बात करते हैं, तो फटाफट फुर्ती से इधर देखो, तो थोड़ा इस चौपाई 16 16, 11 13 सोरठा, ठीक है। और दोहा बता दो। देखो वार्णिक छंद में क्या होता है, जहां वर्णों के आधार पर गिनती की जाती है, जहां वर्णों के आधार पर क्या हो, जहां वर्णों, ये वर्षों लिख दिया यहां पे, ठीक है, ये वर्णों होगा बेटा, जहां वर्णों के आधार पर गिनती की जाती है वहां वार्णिक छंद होता है, ठीक है। ये याद रखो। जैसे दोहा और सोरठा, दोहा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाया क्यों जा रहा भैया, फिर जब सिलेबस में नहीं है तो। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे हैं, देखो यहां जैसे दोहा को देखना, यहां एक मात्रिक छंद है, यहां एक क्या है, मात्रिक छंद है, ये भी क्या है, मात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें विषम चरणों बोले तो मैंने अभी बताया था 1 2 3 और 4, तो विषम चरण बोले तो 1 और 3। विषम चरणों में मतलब 1 और 3 में 13 मात्राएं होती हैं, मतलब 13 मात्रा इस लाइन में, 13 मात्रा इस लाइन में होती है। तथा सम चरणों में 11 मतलब ये 2 और 4 में क्या होगी, 11 मात्रा होगी, ऐसा होता है। 2 और 4 में 11 मात्रा, अर्थात कुल 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। लेकिन इसका सेम उल्टा क्या हो जाता है, सोरठा, जो कि आपके सिलेबस में है। दोहे का याद रखो ना रखो, सोरठे का याद रखना। लेकिन आपसे पूछ ले कि सोरठे का अपोजिट या उल्टा क्या है, तो दोहा है, और दोहे का सोरठा है। ये बात बेटा याद रख लेना बस, ठीक है। हाँ बायो की क्लास भी लगेगी बेटा, सबकी लगेगी, बस पहले ये तो पढ़ लो शांति से, है ना। तो ये बेटा एक मात्रिक छंद है, इसके विषय
इसके विषम चरणों में, विषम चरण बोले तो 1 और 3 में 11-11 मात्रा होती है, ठीक है, मात्राएं, तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, अर्थात कुल 24 मात्राएं होती है। यहाँ दोहा का विपरीत है, क्या है विपरीत, दोहा का विलोम या विपरीत है क्या, सोरठा। तो याद रखना कि जो अपना क्या है सोरठा है, इसमें क्या है पहले 11 मात्राएं हैं, पहले क्या है 11 मात्राएं, ठीक है, उसके बाद 13 मात्राएं हैं, मतलब विषम चरणों में इसमें 11 मात्राएं हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं, ये बात अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये एग्जांपल है, एग्जांपल को मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा क्योंकि बोल के बताऊंगा उससे याद होगा नहीं आपको, तो इसको आपको पीडीएफ में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, आप मैसेज कमेंट करना कहाँ मिलेंगी कहाँ नहीं मिलेगी सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कवित्त छंद। कवित्त छंद में क्या हो जाएगा भैया, कवित्त छंद में क्या हो जाएगा, एक वार्णिक छंद है कवित्त छंद, आपके इसमें 4-5 छंद दे रखे हैं, तो एक कवित्त छंद कैसा है, वार्णिक छंद है। ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कवित्त छंद कैसा छंद है, वार्णिक, आपके इसमें 2 वार्णिक दे रखे, 2 मात्रिक दे रखे हैं, ठीक है, तो ये एक वार्णिक छंद है। कवित्त एवं मनहरण के प्रत्येक चरण में, कवित्त और मनहरण, अब इसका यही नाम है याद रखना मनहरण, लेकिन पूछे तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं, कवित्त का ही मनहरण नाम है के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण मतलब 1 2 3 4, ये चारों जो लाइन है ना, ये लाइन चारों, इनको क्या बोला जाता है, इनको चरण बोला जाता है, ये चारों लाइन को चरण बोलते हैं, याद है। चरण, प्रत्येक चरण में 8 8 8 7 के विराम से 31 वर्ण होंगे। अब सुनना मेरी बात, मात्रिक छंद में मात्राएं गिनते हैं, वार्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं, कैसे गिनते हैं बता दूंगा, 1 मिनट को। यहाँ 16 तथा 15 वर्णों पर विराम होता है। सुनो, इसमें क्या बोला, 8 8, उधर भी लिखा नहीं लिखा, 8 8 और 8 8 और 8 के विराम होता है। विराम बोले तो ये, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है विराम, और इसी को बोला जाता है क्या, यति, यति, ठीक है, इसी को विराम, इसी को यति बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं कि देखो यहाँ पे बोला 8 तो गिना देता हूं, देखना वार्णिक बोल रहा, वार्णिक मतलब वर्ण गिनना है, तो 1 वर्ण 2 वर्ण 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद यहाँ क्या लगेगा, कोमा लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कोमा है ना, ये 8 मात्रा के बाद लगेगा, किसके बाद लगेगा, 8 मात्रा, ये आगे 8, फिर देखो फिर 8 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्ण पहले हो गए, इस लाइन के पहले 8 वर्ण, फिर 8 वर्ण। अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है 8 और यहाँ पे 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 होंगे, अब 7 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आए 7। तो वार्णिक छंद में क्या है, वर्ण गिनना है, मात्रिक छंद में मात्राएं गिननी है। मात्रा कैसे गिननी है अभी बताऊंगा, मत टेंशन लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो सवैया, सवैया भी एक कैसा वार्णिक छंद है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, मतलब एक लाइन में आप 22 से 26 वर्ण मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितना है 23, तो 22 से ज्यादा 26 से कम है, यहाँ पे वर्षों लिख दिया, ये वर्ण होगा बेटा, ठीक है, तो कितने हो गए इसमें 23, तो हर लाइन में ऐसे ही रहेगा, कितने रहेंगे 22 से लेके 26 के बीच में रहेंगे। वृत्त सवैया कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सवैया कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ये याद रखना, ये एक बार पढ़ लेना, मैंने वर्ण बता दिए, एक एग्जांपल याद कर लेना, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रुबाइयों की। रुबाइया मतलब, रुबाइयों का एक और नाम क्या है, तराना छंद, क्या है रुबाइयों का, तराना छंद। यहाँ उर्दू फारसी क्या है, उर्दू फारसी की एक छंद शैली है, रुबाइया क्या है, उर्दू और फारसी की एक छंद शैली है, ठीक है। 2 मिनट कमेंटों को सर, हाँ रुक जाओ जरा, ठीक है, छंद शैली है जिसकी पहली दूसरी और चौथी पंक्ति एक जैसी, तुकांत, तुकांत मतलब तुक का मतलब क्या है, जहां अंत में तुक मिलती हो। जैसे कैसी, मैंने बोला था मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। गंजे तू क्यों रोय तेरा बाल न बांका होय, मैंने क्या बोला, अब तो तुमको बताना पड़ेगा, गंजे तू क्यों रोय तेरा बाल न बांका होय, तो बाद में क्या है, रोय और क्या है, होय। तो ये देखो ई आया दोनों में, ये ये क्या होती है, तुक होती है, तो तुकांत होते हैं, और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है तीसरी पंक्ति क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, प्यारे बच्चों, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। देखो यहाँ पे ये इसमें ला आया, इसमें ला आया, इसमें ला आया, लेकिन तीसरी पंक्ति में ला नहीं आया, है स्वतंत्र, है कि नहीं है, बोला ना इसने, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, बाकी सब में तुकांत होती है। तो ये आ गई, तो ये क्या है, रुबाइया छंद है अपना, ठीक है, जिसे तराइन बोला जाता है। उर्दू फारसी की एक छंद है, छंद शैली का है ये याद रखना, आप देखो एग्जाम्पल ये वाला आप याद रख लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम बात कर रहे बेटा मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद में मात्राएं कैसे गिनते हैं मैं बता देता हूँ, 1 मिनट आपको, देखो इधर आओ, इधर मात्रिक छंद में बेटा मेरी बात सुनो, इधर देखो मात्रिक छंद में मात्राएं कैसे गिनते हैं। जब छोटी की मात्रा लगे तो 1 मात्रा, और बड़ी की मात्रा लगे तो 2 मात्रा, मतलब जब भी बड़ी कोई मात्रा दिखे, जैसे आपको थोड़ी एक देर के लिए मान लो बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की, बड़ा ए की, बड़ा ऊ की, ए आई ओ औ, ये बड़ी मात्रा दिखे तो आप 2 मात्रा गिनेंगे, जिसे वर्तुल बोला जाता है, इसे बोला जाता है पाई। 1 मात्रा तो अपन गिन लेते हैं, जैसे आओ इधर मेरी बात सुनो, ये देखो छोटी मात्रा लगी 1 मात्रा,
निज में एक मात्रा, मन में एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें छोटा ऊ है, बड़ा ऊ होता तो नहीं, छोटा एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक मात्रा। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। और एक ये क्या है, इसको 2 गिनेंगे, क्यों गिनेंगे, क्योंकि धा में बड़ा आ की मात्रा, तो इसको 2 गिनेंगे तो कितनी मात्रा हो गई, 11 हो गई, 11 मात्रा। तो इसमें क्या बोला था, यहाँ एक मात्रिक छंद है, इसमें विषम चरणों में मतलब पहली लाइन में 11 मात्रा मिलेगी। ठीक है, विषम पहली और तीसरी लाइन में, पहली ये लाइन हो गई, तीसरी ये लाइन हो गई, यहाँ पे ये लाइन दूसरी लाइन है, ये लाइन दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये चौथी लाइन है। ठीक है, इन लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 4। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, आ गई, समझ में नहीं आई? ठीक है, हाँ 8 गण होते हैं, यह मात्रा आसान भलगा की ट्रिक भी है, मैं ट्रिक भी याद कराऊंगा, मत टेंशन लो प्यारे बच्चों, सब याद करा दूंगा मैं आपको। अभी वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, सब याद करवा दूंगा। मैंने ट्रिक भी अभी बोल के बताइए आपको, यह मात्रा आसान भलगा और किस तरीके से काम करता है, ट्रिक भी याद नहीं करनी पड़ेगी, सब करा दूंगा मैं, टेंशन लेना। ठीक है, मात्रा गणना करना बता दिया मैंने आपको। अब अपन बात करें बेटा किस चीज की, शब्द और काव्य गुण की। शब्द और काव्य गुण, तो शब्द और काव्य गुण दोनों एक ही होता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। काव्य की शोभा करने वाले धर्म, काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। मतलब जो काव्य की शोभा करने वाले धर्म जो होते हैं वो गुण कहलाते हैं, याद रखना। इसका अत्यधिक प्रयोग कर देना अलंकार माना जाता है। ये अपना क्या बता दिया अपन ने, काव्य गुण, अत्यधिक प्रयोग कर दोगे तो अलंकार हो जाएगा। तो यहां तक अपने को याद करना क्या, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही गुण कहलाते हैं, लेकिन अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो वो अलंकार बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, आई समझ में? हाँ, जिस प्रकार मानव शरीर में दया, प्रेम, परोपकार, वीरता, ये सारी चीजें होती इत्यादि गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी ओज, माधुर्य इत्यादि काव्य गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने को बस इतना याद रखना। काव्य के भेद होते, काव्य के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। काव्य के 3 गुण होते हैं, कौन कौन से, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। माधुर्य गुण में क्या होगा, मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं। मिठास अर्थात कर्णप्रियता, कर्णप्रियता मतलब कानों को प्रियता, कान को प्रिय लगे। ठीक है, कर्णप्रियता ही इसका मुख्य भाव है। जिस काव्य के श्रवण से आत्म द्रवित हो जाए, जिस काव्य को सुन के आत्म मतलब हृदय एकदम द्रवित हो जाए, ठीक है, मन अल्पावित हो जाए, है ना, और कानों में मधुर घुल जाए, कानों में मधुर मतलब मधुर अच्छा लगे, वही माधुर्य युक्त गुण होता है। यहाँ गुण विशेष रूप से श्रृंगार शांत एवं करुण रस होता है। ये अपने को याद रखना है। एग्जाम्पल की बात रही, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना बेटा, ये एग्जाम्पल के लिखने की प्रैक्टिस करना। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि काव्य गुण या शब्द गुण के कितने भेद होते हैं, 3, इससे ज्यादा की चीजें नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करें ओज गुण की, तो ओज का अर्थ क्या होता है, याद रखना। जिस काव्य रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा हो, उत्तेजना, ओज का मतलब क्या, उत्तेजना पैदा हो, उस कविता में ओज गुण होता है ना। ओज का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है। ओज का संबंध किससे, उत्तेजना वृत्ति से। इसलिए जिस काव्य को पढ़ने से या सुनने से पढ़ने वाले के हृदय में उत्तेजना आ जाती है, पढ़ने वाला सुनने वाले के मन में उत्तेजना आ जाती है, वही ओज गुण प्रधान होता है, रचना होती है वीर रस। उत्तेजना में वीर रस रचना के लिए इस गुण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, ठीक है, और राणा प्रताप सर काट करता था सफल जवानी को। तो ये क्या है, इसमें कौन सा रस है, वीर रस आ जाता है। ये देखो आपको दिख गया। ठीक है, ये वाले, तो ये एक एग्जाम्पल याद करना अपने को प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बात समझिए। अब प्रसाद गुण की बात करें तो प्रसाद का अर्थ क्या होता है, प्रसन्नता है, निर्मलता। प्रसाद का अर्थ निर्मलता है, प्रसन्नता। जिस काव्य को सुनने या पढ़ने समय वह हृदय पर छा जाए, सुनना मेरी बात, जिस काव्य को पढ़ते या सुनते समय जब वह हृदय में छा जाए और बुद्धि शब्दों के दुर्जाल में या क्लिष्ट अर्थों में, क्लिष्ट मतलब कठिन अर्थों में भी, कंठलूता में मलिन ना होकर मतलब मलिन का मतलब गंदा ना होकर एकदम प्रभावित हो जाए, मन खिल जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक है, आई बात समझे। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसमें प्रसाद गुण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में कि नहीं आई? अब मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूं, शब्द वृत्ति शब्द शक्ति, लेकिन ये यहाँ नहीं बताऊंगा। उसका क्या कारण है, क्योंकि ये आपका भाषा बोध का टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे इसको काव्य बोध में पढ़ लेते हैं, भाषा बोध का टॉपिक, इसलिए भाषा बोध में ही अपन इसको पढ़ेंगे। इसके भी 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन पढ़ा रहा हूं, बस ये बिंब वाला, ये और पढ़ लो। बिंब विधान क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी के साथ आ जाओ वापिस फटाफट फुर्ती से। बिंब क्या होता है, बिंब शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, इमेज होता है। इमेज बोले तो
इमेज बोले तो अपन बोले मेरी इमेज खराब हो गई यार लोगों के सामने, इमेज वो इमेज नहीं, जस्ट इमेजिन। तो जस्ट इमेजिन जो दिमाग में सोचते वो होता है। तो बिंब मतलब क्या, इमेज। हिंदी का रूपांतर है, इसका अर्थ क्या है, मूर्त रूप प्रदान करना। जब आप जो सोचते हो उसको लिख दो तो मूर्त रूप हो गया। एक डायरेक्टर ने कुछ सोचा, उसने मूवी बना दी, क्या हो गया, मूर्त रूप हो गया। ठीक है, मूर्त रूप करना। काव्य में कार्य की मूर्तिकरण के लिए, काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है, जिसे शैली बोलते हैं। ठीक है, काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है, जो कल्पना द्वारा इंद्रिक मतलब अपनी इंद्र होती ना, इंद्री, आंख इंद्री है। ठीक है, तो इंद्रिक अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। ये वाली एक चीज और तुम्हारे लिए खुशी की बात, इसमें से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है। कभी पूछा जाएगा तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, या तो एक परिभाषा, या बिंब का अर्थ, ये वाला अर्थ पूछेंगे, या बिंब विधान हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। तो बिंब विधान है क्या, ये पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा क्या है प्यारे बच्चों, कविता की एक शैली है बिंब विधान। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ना तो अभी तक ऑब्जेक्टिव में आया है ना थ्योरी में आया है ये टॉपिक, इसलिए फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, बिंब के मूल तत्व हैं कौन से, कल्पना, भाव और ऐन्द्रिकता। ठीक है, तो ये मूल तत्व हैं। 3 तत्व आपसे पूछ ले बिंब विधान के 3 तत्व बताइए, तो 3 तत्व बता देना। बिंब को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। बिंब को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देना कौन कौन से नाम भैया, पद चित्र, शब्द चित्र, या मूर्ति विधान, मूर्ति नहीं मूर्त विधान। ठीक है, ये सारे नाम आप बता देना उनको, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे नागार्जुन के अनुसार या फिर और भी इनके अनुसार भी पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज मिल जाएगी, लेकिन जब आज तक क्वेश्चन नहीं आया तो आपसे इजी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी मैं सफिशिएंट आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आगे बात समझ में। बिंबों के भेद, बिंबों का कितने भेद है, ऐन्द्रिक बिंब, काल्पनिक बिंब, और प्रत्येक अनुभूति के आधार पर। तो देखो ये इसके अंदर और इसके भेद हैं, ये सारे भेद आप एक बार रीड करना, याद करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, क्योंकि क्वेश्चन आज तक नहीं आया तो आपसे ज्यादा से ज्यादा यही पूछेंगे कि बिंबों के भेद कितने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा भेद। अंदर की चीजें आप मत याद करने, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि मत पढ़ो। है अपनी क्षमताएं है, अपने पास समय, तो आप बिल्कुल पढ़िए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल जी जान लगा दो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं कैसे कहीं तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस चीज की बात करें अपन समरी की, तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, काव्य भेद पढ़ा दिया है, ठीक है, रस पढ़ा दिए हैं, छंद पढ़ा दिए हैं, अलंकार पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्या पढ़ा दिया मैंने, शब्द गुण पढ़ा दिया आपको, शब्द गुण क्या पढ़ा दिया प्यारे बच्चों, थका दिया रे तुमने यार। हाँ, तो भैया क्या पढ़ा दिया, शब्द गुण पढ़ा दिया। इतनी सारी चीजें मैं आप लोगों को पूरी पढ़ा चुका हूं। किसी को कोई समस्या आपत्ति हो तो आप बता सकते हैं कि सर और भी हमको दिक्कत है, तो अपन और पढ़ा लेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक किस पे आपको क्लास चाहिए वो मुझे बताना। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क बिल्कुल करना पड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूं। होमवर्क आपका ये है कि ये जो आपको पीडीएफ, ये जिस पे मैंने बढ़ाया है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, या तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, या फिर लिंक मिल जाएगा, या फिर जहां से भी मिलेगा कमेंट कर लेना। ये सारी को आपको एग्जाम से पहले 10 से 20 बार, कितनी बार, 10 से 20 बार पढ़ना है मेरे बच्चे। कसम है तुमको ईमानदारी की, ईमानदारी चली जाएगी तुम्हारी, बहुत बहुत हरामी आदमी बन जाओगे तुम। इसलिए इसको 10 से 20 बार पढ़ना है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यार मोहब्बत से देखा वीडियो को। क्लास में आई होप आपको मजा आया होगा, और आगे भी आएगा। और कितने बच्चे हैं जो ऐसे हैं कि अगला टॉपिक कौन सी क्लास का होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, टल जाओ, पढ़े करो जाके, कोई दम वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, इतना झेला इसके लिए, झेला मतलब देखा इसके लिए।